कई बार ऐसा होता है, कोई कहता है ना अंकल, तो मैं एकदम कहता हूँ अंकल मैं तो वही हूँ, मेरे अंदर का बच्चा जिंदा है। ये जो स्टिग्मेटाइज हमने एज को किया है, ये फेलियर है सोसाइटी का। How did you meet your wife? In college. Love at first sight? Literally, Or let me explain you. friends? You had me at the first अस्सलाम वालेकुम. Okay. उसने एक्सक्यूज मी कहा तो वो बेचारी मुझसे रास्ता मांग रही थी, तो मैं समझा मुझे ऑफर कर रही है, मैंने कह दिया नो थैंक यू। तो जो बंदा वैसे ही वहां पे मिसफिट अपने आप को पर्सोना नॉन ग्राटा समझ रहा है, उसके आंसू आ गए। अब आप मुझे शर्मिंदा करें, मैं एडिट में ही निकलवा दूंगी। नहीं ये नहीं निकालना, मैं edit में यही तो रियलिटी है। आसिफ अंकल कैसा रिस्पॉन्स था? मुझे 3-4 शादी के प्रपोजल आ गए। Okay. Serious. How does one keep love and attraction alive throughout in a married life? इट्स अ कांस्टेंट एंडेवर। बीवी से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। आप बड़े लकी होते हैं अगर आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसको खिलाने की फिक्र है। रब तो वो है कि पत्थर के अंदर पड़ी कीड़ी को भी रिस्क देता है। मेरे पास आपके ख्याल से अपॉर्चुनिटी नहीं थी बाहर का पासपोर्ट लेने के लिए? थी ना। ये हो जाएगा मुल्क में, वो हो जाएगा, जो होगा ना 25 करोड़ लोगों के साथ होगा, मैं अकेला नहीं हूँ। वो कहते हैं कि दुनिया एक पहिए की तरह चलती है कि तो जब तुम एक चक्कर में ऊपर आओ तो नीचे वाले का हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें उसके हाथ की जरूरत पड़ेगी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। आज जो मेरे मेहमान हैं, मुझे लगता है उनका इंट्रोडक्शन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बताऊं कि वो नहीं करते। वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, शेफ़ भी हैं, कैलीग्राफी भी करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में हमें शायद अभी पता चलेगा या पता नहीं है। वो मुंसलिक रहे हैं मैनेजमेंट कमिटीज़, फाउंडिंग मैनेजमेंट कमिटीज़ ऑफ ऑल मेजर चैनल्स, जिनको आज हम देखते हैं और सुनते हैं। इसके अलावा वो गवर्नमेंट और डिफेंस की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। इन सब चीज़ों के अलावा मुझे जो चीज़ उनके बारे में बहुत ज़्यादा फैसिनेट की, वो उनका थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ एंड द मोटिवेशन टू कीप डूइंग समथिंग इन हिज लाइफ। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक किया, अच्छा लगा, और मुझे लगा कि आजकल की जनरेशन को इनके व्यूज़ कुछ ज़रूर सुनने चाहिए, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने उनको में देखा था। आसिफ अंकल हमारी फीड पे बहुत आते थे, कभी गुस्सा दिलाते थे और कभी हम उनके साथ हंसते थे। तो आज मेरे स्टूडियो में हैं शहजाद नवाज़, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके सफ़र के बारे में कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने इंट्रोडक्शन सही कर दिया? कोई चीज़ गलत तो नहीं बोल दी? बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं कोई चीज़ ऊपर नीचे ना कर दूं आपकी। नहीं आपने बिल्कुल सही किया, और ये बड़ा हम्बलिंग होता है सुन के, और आजिज़ी मज़ीद उजागर हो जाती है। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो सुन के शर्मिंदगी हो रही होती। कई बार इतना करके ना आप बिलावजह खुद ही शर्मिंदा हो रहे होते, मैंने इतना क्यों किया। मुझे याद आ रहा है एक वो किस्सा, मैं तो अपने दोस्त के साथ कहीं गया कि हमारे जो सोशल बड़े इंटरेस्टिंग हमारे एटीट्यूड्स हैं, तो उसने कहा कि मतलब बड़ा, ये हमारी तरफ से मजाक होता है कि इनसे मिलें, ये राबिया हैं, ये बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो यूजुअली जवाब में आप अपनी आजिज़ी दिखाते हो, कहते हैं नहीं मैं नाचीज़ कहाँ, मैंने कह दिया उस महफिल में, मैं कहाँ में हूँ। अच्छा, अपनी तरफ से तो मैंने सच बोला था। वो सारे लोग माइंड कर गए। मैंने कहा ये कैसा आदमी है, कह रहा है, कितना एरोगेंट आदमी है। आपको कुत्ता समझता है। नहीं कि ये कह रहा है मैं पढ़ा लिखा हूँ, जाहिर बात है अगर मैं तालीमी याफ्ता हूँ तो मैं कहूँगा, तो मैं क्या कहूँ कि नहीं मैं नहीं हूँ। ये बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, आपका शुक्रिया। नहीं शुक्रिया कि मैं पास हो गई और मैंने कोई, क्योंकि माशाल्लाह से आपने इतना कुछ किया हुआ है, और फिर उस चीज़ को अगर सही तरीके से ना बोला जाए तो मैं वो नहीं करना चाहती थी। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस को तो शायद ज़रूरत भी नहीं हो सुनने की आपके बारे में, दे ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग अबाउट यू। लेकिन मुझे ये था कि जब बोल रहे हैं तो चीज़ सही बताई जाए, ऊपर नीचे नहीं हो, स्पेशली जब इतनी काविश और इतनी एक जद्दोजहद उसके पीछे हो। तो कहाँ से शुरू करें आपका सफ़र? जहाँ से करना, कहाँ से मूड है आपका आज? हमें कहानी कहाँ से? मैं तो एक किताब हूँ, खोलिए, वर्का पलटिए, जो पेज नंबर जिधर चाहें। ये तो आप पे मुनस्सर है, however you like it। So अभी तक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हरे झंडे में आपको बेरियल किया जाए, और ये भी मुझे था कि पहली बार ये ख्याल आया कैसे आपको? What was the, because जब मैंने आपकी ये बात सुनी, I was so fascinated। मैंने कभी नहीं सोचा था इस चीज़ के बारे में, and I was like wow, that would be an honor and that would be something that you would want। अपनी फैमिली में अपने भाई को, जो मेरे से बड़ा था, शहीद जी, बड़े ऑनर के साथ नेशनल फ्लैग में कब्र में जाते देखा है। अच्छा, शहीद थे आपके भाई? पाकिस्तान एयरफोर्स। तो पहली मेरी ओरिएंटेशन जो थी, और उसके बाद जाहिर बात है
گئے فیونرلز میں, جنازوں پہ, اور دوسرا پھر میں نے جنید جمشید والا دیکھا. جی. تو پاکستان نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. آپ اس کو ایسے دیکھ لیجئے کہ ایک آپ میں مائیں ہماری پیار بھی کرتی ہیں, اور پھر ان کی وہ نصیحت بھی یو ہیو ٹو بی کرول ٹو بی کائنڈ ہوتی ہے. میری بیوی اکثر یہ سمجھاتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی کرول ٹو بی کائنڈ. تو ماں سختی بھی کرتی ہے, چپیڑ بھی لگا دیتی ہے, سختیاں بھی کرتی ہے, گراؤنڈ بھی کر دیتی ہے. آپ سے آپ کا آئی پیڈ آج کے زمانے سے دیکھیں تو آئی فون چھین لیتی ہے, لیکن وہ ماں ہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ درجات ہوتے ہیں, پیار, محبت, عشق, فنا. تو اگر آپ نے وطن کے ساتھ یعنی ماں دھرتی کے ساتھ پیار کیا تو شاید ختم ہو جائے, چھوٹی سی بات پہ ناراضگی ہو جائے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے, اپنی وطنیت آپ کی کیا ہے, آپ میں پاکستانیت کیا ہے. میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ہونے والے واقعات, حادثات کو پاکستان کے معجزات اور ممکنات سے مکس نہیں کرتا. اوکے. دے آر سیپریٹ. لہٰذا یہ ایک پرپیچول عمل ہے, اور مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی اولاد میں یہ دیکھا ہے. اور بغیر کہے, یہ کوئی انڈاکٹرینیشن, کوئی سرنج تو نہیں ہے میں لگا دوں چلو بچوں آنکھیں بند کرو یا یہ گولی کھا لو ہر سنڈے کو تم محب وطن ہو جاؤ گے. تو جو نیشنل سٹینڈرڈ یا جھنڈے والی جو بات میں کرتا ہوں, شاید دیکھیں ہر انسان کو اس کے اندر اس کا سچ ہوتا ہے. چاہے کئی وہ ہیں جو زبان پر لے آتے ہیں, کئی وہ ہیں جو ایک مخصوص چند افراد کے ساتھ وہ اپنی گفتگو کے دوران وہ شیئر کرتے ہیں, یوزلی فرینڈز اینڈ فیملی. ایک وہ ہوتے ہیں جو اوپنلی اور شیئر کرتے ہیں. تو بہرحال ہر انسان کے اندر اور کچھ ہو نہ ہو, روح کے علاوہ سچ ہوتا ہے. وہ اس کو کتنا اجاگر کرتا ہے یا دباتا ہے یہ اس پہ منحصر ہے. تو اگر آپ من میں جھانکتے ہیں تو پھر آپ کو ایکچولی پتہ لگے گا کہ یار ایسی کوئی وجہ ہوئی نہیں ہے, میری نظر میں نہیں ہوئی, تو میں کنفیوز نہیں کرتا. تو آئی گیس یہ وجہ ہے, اور بہت خوبصورت ہے. اگر خرابیاں ہیں تو ہاں شاید میرے میں ہوں گی. میں ایک ملک یعنی ایک وطن کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے زمین. زمین از خود تو کچھ نہیں کرتی. آپ نے دنیا میں کہیں پڑھا کہ زمین کہے کہ آواز مارے, زمین سے آواز آئے رشوت لے لو. کوئی پہاڑ آپ سے صدا لگا رہا ہو کہ برا کام کرو, کرپشن کرو, ایسٹس بیونڈ مین کرو, کہیں نہیں آیا. کسی بادل نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کوئی مطلب چوری کرو. یہ تو ہمارا کیا در ہے. تو گھر تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, رہائشی جو ہے اس کو مکان جو ہے بہتر بناتے ہیں. مجھے آپ کی بات بڑی انٹرسٹنگ اس لیے لگی, میں نے کہا یو آر سیئنگ ٹو اسٹرائیو ٹو ڈو سم تھنگ, کوئی اتنی بڑی چیز کر جاؤ کہ آپ کو یہ درجہ مل جائے, کچھ ایسا کر جاؤ. ایسا ہو نہیں پائے گا. بٹ آپ سوچتے یہ ہیں, ریالٹی کا پتہ ہونا چاہیے. خواہش تو کی جا سکتی ہے نا, بٹ یہ خواہش بھی کتنے لوگ کرتے ہیں آج کل, میں تو یہ بھی سوچتی ہوں. سو دیٹس وائی آئی واز کوائٹ فیسینیٹڈ جو بائی دس. انٹرنسکلی سوچے گا, بہرحال میں نے جیسے کہا اس کے اندر ایک سچ ہوگا. جہاں آپ کی سچ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس سے آگہی جڑی ہوتی ہے, انلائٹنمنٹ, اویئرنیس. تو وہ جو انٹرنسک ہے, یعنی ایون میں یہ بات نہیں کر رہا ہماری آپ کی, اگر آپ اسپرچولی بھی پڑھیں اور دیکھیں تو وہ جو چکراز ہے, وہ جو انر جو میڈیٹیشن ہے وہ کرتی کیا ہے. چاہے آپ نماز کی فارم میں میڈیٹیٹ کریں یا آپ کسی اور فارم پہ کریں, آپ سمپلی سانس لینا بھی تو وہ میڈیٹیشن ہے جو ہم 24 گھنٹے کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ. یہ جو میں سانس لے رہا ہوں, انہیل اینڈ ایکسہیل, دس از میڈیٹیشن, رائٹ. تو جو اس کنیکٹ سے اویئرنیس پہ جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پہلے اتنا لوڈڈ کوشچن کیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں ہر چیز بدل سکتے ہیں, آپ کو مکمل آزادی ہے. آج کل کے جدید دور میں the world that we live in, you can change your complexion, you can change everything around you. In fact, you have the freedom as an individual and as a human to change your religion. ملک چھوڑ دیں, آپ دوست بدل لیں, آپ دو چیزیں نہیں بدل سکتے اپنے بارے میں. ایک آپ کی ولدیت جس کے ہاں پیدا ہوئے, اور دو آپ کی وطنیت
जिस जगह आप पैदा हुए, ये दो चीज़ें कांस्टेंट हैं. Yeah. और एक दिन किसी ने मुझे कहा और तीसरी भी है आपकी फितरत. वो बात भी ठीक है, लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ. तो जब आपको ये मालूम है कि अपने बारे में आप दो चीज़ें बदल नहीं पाते, तो क्या ही बेहतर हो कि फिर उन दोनों चीज़ों को जानने की कोशिश करें, ना And own भी कि कर लें. मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं. You know. True. So that's in short. I've tried to be brief about it. This is how I see it. So अभी तक वो तितलियां घूमती हैं आपके गिर्द? हाँ जी, आज अभी सुबह. तक होता आज है? सुबह. कहाँ आज पे सुबह. गए आप? कहीं भी नहीं जी, मैं तो इधर उधर ही होता हूँ, वो फिर इधर उधर आ जाती हैं. Okay. और आज सुबह मैं निकला हूँ तो देवर आई थिंक 2 of them. Okay. मैं गाड़ी निकाल रहा था, वो आई. अच्छा अच्छा, इसके दो ज़ाविये देखने के. लेकिन पहले उससे पहले बताइए, ये स्टार्ट कब हुआ था? लाइक आई एम श्योर हो रहा होगा, लेकिन आपने नोट कब करना शुरू किया कि ये बचपन में, आपको ये बहुत बचपन. कुछ तितलियां जो हैं वो आपके इर्द गिर्द, बटरफ्लाईज आपके इर्द गिर्द बहुत होती बचपन हैं. में. एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिटेंशियस बटरफ्लाई के प्रिटेंड करें, रियल बटरफ्लाई. रियल बटरफ्लाई जी ऐसे. जैसी कहानी वो आप खुद सुनाएंगे. डॉन के अंदर अगर आप कभी गूगल करें ना, डॉन के अंदर एक पूरा आर्टिकल आया था इस पे, आई थिंक 2002 में है. ओके. द बटरफ्लाई मैन. वो बचपन में, मैं 4-1 साल का होऊंगा तो तब ये शुरू हुआ था. अच्छा, अब बड़ा ये फाइन लाइन है ना. अब मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ तो आधे से ज़्यादा लोग तो शायद यही समझेंगे कि ये हेलुसिनेशन का कोई एक केस है, यू हेलुसिनेट. आई डिडंट थिंक दैट. बट देयर हैव बीन अदर पीपल, राइट. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपकी आपको बस बता रही audience हूँ कि के आप ये लिए. ना समझें कि हाँ, मैं भी नहीं, ये नहीं, समझ नहीं, रही हूँ. मैं एवरीवन इज फ्री टू थिंक. मैं तो अपना एक्सपीरियंस तो बचपन में ये होता था. तो मेरे खिलौने जहाँ मैं खेल रहा होता था वो गुम जाते थे. मैं खेल रहा हूँ किसी जगह भी और मैं चला जाऊँ थोड़ी देर के लिए, अम्मी बुला लें, बाथरूम जाना हो, कोई भी रीज़न हो, व्हेन आई वुड कम बैक आई वुड लूज माई टॉयज. और घर अकेला होता था, यानी एक कुक होता था, बाकी बहन भाई स्कूल वगैरह गए हुए होते थे, फादर वॉज ऑन द जॉब, माँ कभी वो दोस्तों में या घर में. मैं ढूंढता था फिर उसको, और वो हर बार मुझे किसी नई जगह से मिलते थे. मुख्तलिफ खिलौने हमेशा घूमते थे मेरे, जहाँ से फिर मैं उसको ढूंढता था. बच्चा था, यू नो, यंग लिटिल बॉय. जहाँ मुझे मिलते थे तो वहाँ पे खिलौनों के साथ तितलियाँ निकलती थी. इवन अगर अलमारी खोल रहे हैं आप तो. जी, अलमारी, दराज, छत्ता, कभी अपस्टेयर्स, कभी किधर, क्लोजेट, कबर्ड, क्रेडेंजा, एनीवेयर, अंडर द सोफा, तितलियाँ. तो वो मेरे जो ओल्डर सिबलिंग्स थे वो बड़ा डरते थे. फैसिनेशन तो नहीं थी, डर बहुत था. अच्छा, डरते थे? ये पोजेस्ड है, ये फिर क्या आपका है, ये तो रोब होता फिनोमेना. होगा, बट आपकी बात सुन लेते होंगे. नहीं जी, छोटा बहुत था जी. आई वाज हार्डली व्हाट 4. ओके. तो 4-5. तो that's how it started. और बहुत अरसे रहा. ज़ाहिर बात है अब मैं खिलौनों से खेलता नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अब भी उसी तरह होता है. बट आपकी कोई चीजें अब घूमती हैं? फिर चीज़ें तो बहुत बार घूम जाती हैं. तितलियाँ नहीं आती, या उस फॉर्म में नहीं आती. वो फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो आई वुड हैव 3 not silhouettes but outlines. There was one particular upholstery, it was maroon, उस पे गोल्डन वो था पैटर्न, सोफे पे एक 2-seater पे, और पर्दा था पीछे. जब भी मैं उस पर लेटता था उस पर्टिकुलर उस पे, तो there would be 3 outlines would come and get me actually, and I could see it as an external body experience, outer body experience, ओके. कि वो मुझे उठा के ले जाते हैं. That's तो फिर one day my mother got so worried that उन्होंने वो upholstery change कराई. ओके. जब वो करा ली तो वो ठीक हो गया फिर. ओह. हाँ. ओके. तो अब भी मुझे वो आती हैं तो, और मैंने इस पे बहुत पढ़ने की कोशिश की. हमारी एक एक्टर हैं ज़ारा तरीन, तो उसने 2005 या 6 में मुझसे वादा किया कि इसकी तह में वो जाएगी और मालूम करेगी कि what is it, what does it mean, what does it signify. एंड आज भी ज़ारा अब तो पाकिस्तान है, एक्ट करती है. आप जी, आई नो. वो आज तक वो नहीं बता सकी मुझे. शी प्रॉमिस्ड मी बैक देन एंड शी हैजंट टोल्ड मी. माय ओल्डेस्ट सिस्टर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ. उन्होंने कहा कि तुम एक काम, बिकॉज शी नोज शी हैज सीन इट ऑल्सो, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, नेक्स्ट टाइम अब जब तुम्हें नज़र आती है तो तुम नोट कर लो, क्योंकि मुझे कभी एक आती है या कभी 2 आती है. तो उन्होंने कहा सिर्फ ये नोट कर लो कि
یہ جب تمہیں دکھتی ہے اس کے بعد تمہارے ساتھ دن میں اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. جسٹ نوٹ دیٹ. اوکے. اٹ ہیز بین 12 اور 14 ایئرس ناؤ. مجھے جب دکھتی ہیں میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ آج میں دیکھوں گا. اینڈ وڈ یو بلیو ان لاسٹ 13-14 ایئرس مجھے نہیں یاد رہتا. یہ بات یاد رکھنی کہ آج میرے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا. It just I'm pretty okay with selective memory. I retain a lot of information. اور یہ میں سوچا ہوا ہوتا ہے میں نے کہ میں کروں گا, کہ میں آج مجھے یہ تتلی نظر آئی ہے 1 یا 2 تو آج اس کا کیا مطلب ہے. میں it just completely is erased from my dominant memory side. تو what it means آج تک مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایسی کوئی بری چیز نہیں ہے. نہیں, آئی تھنک the thing that کہ بٹر فلائز ہوتی ہیں تو مجھے تو اچھی چیز لگ رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے بہت پازیٹیو ہے جو بھی چیز ہے, اور ایک اچھا ہی اثر ہے یا کمپینین ہے یا جو بھی ہے. I don't know whatever you want to call it. خود دیکھیں نا, ایوولوشن ہے, میٹامورفسز ہے کہ لاروا سے وہ کیٹرپلر بن کے بٹر فلائی ہوتا ہے. اور بٹر فلائی ڈسپائٹ اٹس سینسٹیوٹی دا کاز از دا بٹر فلائی افیکٹ تھیوری. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہرحال اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے. انٹرسٹنگ, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا بیکاز مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم زندگی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں ود ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ کہ ہمیں نا اپنی کور یا ہمیں جو کچھ چیزیں جو ریالٹی کی طرف یا اسپریچول کی طرف یا ہمارے آس پاس اور بھی جو زندہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. آئی تھنک بہت ہمبلنگ ہوتا ہے جب آپ کو ایسے فینومیناز سے آپ کا انٹریکشن ہو یا آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں جو آپ کی کمپریہنشن سے بالا تر ہوں. وہ آپ کو مزید آپ میں ہیوملٹی لاتے ہیں, کیونکہ سب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ تو ابھی تو میرا وہ فہم ہی نہیں ہے, مجھے ادراک ہی نہیں ہے. I have no understanding despite all that we seem to think that we know. The incapacity to comprehend the unexplainable phenomena actually I think is there to make you realize that as humans we are work in progress. ہم ایوولوشن کا حصہ ہیں, تبھی 3% دماغ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے. عام بندے کو, میں تو عام بندہ ہوں, اور جو جینیسز ہیں 5%, باقی تو 95% اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا ہے. تو اس کا ریزن ہوگا. There has to be a logic behind it, and the logic is the process of evolution. اچھا یہ بتائیں وہ قصہ کیا تھا کہ وہ لڑکی تھیں جنہوں نے انگلش میں بات کی تھی, تو پھر آپ نے کہا کہ مجھے تو وہ بھی سمجھ نہیں آئی تھی, پھر آپ نے چیلنج کیا اپنے آپ کو کہ میں سیکھ کے رہوں گا and I prove myself. انگریزی جی ایسا ہوا تھا جی. But it also, if I may ask you, made me curious کہ کیا اس ایج کی وجہ سے آپ کو انگلش نہیں آتی تھی یا آپ لوگوں کی اسکولنگ ایسی تھی؟ اسکولنگ تو ہم گھر میں تو انگریزی نہیں بولتے تھے. یہ جو اب بولتے ہیں, جو بولتے ہیں اچھی بات ہے, میرے اپنے بچے فر لگے ہوتے ہیں. زمانے کے ساتھ انسان بدلتا ہے اور انسان نہیں, مجھے واقعی اس نے جب ایکسکیوز می کہا مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا تو انہوں نے ایکسکیوز می کہا تھا. اچھا مجھے وہ ورڈ بھول گیا تو انہوں نے بولا کیا. مجھے ایکسکیوز می کے اندر پرابلم یہ ہوئی کہ میں اٹینٹیو بھی نہیں تھا نا, میں تو اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ ٹرے لے کے آ رہی تھی, تو میں نے خود ہی اسیوم کر لیا یہ تو میرے لیے لا رہی ہے. اچھا سارے گرامر اسکول کے تھے جو آپ کو پتہ ہے. کہاں تھے آپ, قصہ ذرا ڈیٹیل میں سنائیں. یہ ادھر ہی ڈیفینس میں. I grew up in defense. And how old were you? I was in grade 6 or 7. Okay. Grade 7 I think. 6, 7. تو اس نے مجھے برتھ ڈے پہ بلا لیا, جیسے ہوتا ہے ماں باپ کے فرینڈس کے بچوں کے گھر ہے, وہ سارے گرامیرینس تھے, میں ایک گرینڈ پبلک کا تھا. تو آئی واز ایز از ناٹ پارٹ آف دیٹ فٹ. آپ ایسا سمجھ لیں کہ لاہور میں ایچسونینس کی ایک دعوت ہو اور اس کے اندر کوئی راوین چلا جائے, اٹس ناٹ ون اینڈ دا سیم تھنگ, رائٹ, یا کنگ ایڈورڈ سے اٹھ کے چلا جائے. تو میں وہاں چلا گیا, تو میں تو ویسے ہی وہاں پہ ایک پرسونا نان گراٹا تھا, بیکاز وہ سارے کلاس میٹس تھے, کلاس فیلوز تھے. بس وہ میری شاید کانسنٹریشن اس خاتون پہ زیادہ تھی. تو اس نے ایکسکیوز می کہا, تو وہ بیچاری مجھ سے راستہ مانگ رہی تھی, تو میں نے کہا یہ تو میں پتہ نہیں کس بے خیالی میں تھا. ظاہری بات ہے, دیکھیں جب آپ اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں نا تو آپ تھوڑا ایگزیجریٹ کرتے ہیں, تو میں نے کہا جی اس نے بولا مجھے سمجھ, میرا مطلب یہ تھا
जो क्योंकि किसी ने इस पर सवाल नहीं पूछा, यूजली मैं मोनोलॉग में बता देता होता हूँ, 1-2 बार मैंने जिक्र किया, एक मेरी टेड टॉक में मैंने कहा हुआ है इस पे। तो मैं समझा मुझे ऑफर कर रही है, मैंने कह दिया नो थैंक यू। तो जो अब आप देखा, अब यही तो अलमिया है। शदाद नवाज का अलमिया क्या है, नहीं, लोग मैं समझ सोची नहीं पाए situation- शदाद नहीं नवाज। देखिए वो सिचुएशन बहुत क्यूट होगी आई थिंक, और अब आप इतनी उसमें- क्यूट थी कि सब हंस पड़े आपकी तरह। जो बंदा वैसे ही वहां पे मिसफिट अपने आप को पर्सोना नॉन ग्राटा समझ रहा है, वो तो इतना ऑलरेडी ऑन द एज था, उसके आंसू आ गए। अब आप मुझे शर्मिंदा करें, मैं एडिट में ही निकलवा दूंगी। नहीं ये नहीं निकाल, मैं edit में यही तो रियलिटी है, ये क्यों निकाल? मेरा हंसना निकल जाएगा, आपकी स्टोरी। अब वो मेरे आंसू आ गए, मैंने अपनी बाइसाइकिल निकाली, पैडल करता गया, मैंने कहा आई विल नॉट लेट दिस हैपन अगेन, कि मेरा कोई मजाक उड़ाए। और फिर मैंने अंग्रेजी पे तवज्जो देना शुरू की। उस जमाने में खैर चले, और ये किस्सा नहीं बताएं, फिर आप तो ऑपोजिट पे चले गए, अंग्रेज गर्लफ्रेंड हो गई आपकी कंप्लीटली, जो उर्दू में बस। नहीं बात करती थी। तो मतलब वो रिएक्शन था या बाय चांस हो गया कि आपने कहा कि मैं अब नहीं वो देखें, हर देयर इज अ टर्निंग पॉइंट। आप तो क्योंकि कवर करती हैं ड्रामे, जो नैरेटिव की बुनियाद होती है वो टर्निंग पॉइंट होती है, टर्निंग इवेंट होती है। जब ये होगा तब जाके कहानी आगे बढ़ेगी। टर्निंग इवेंट ही ना आए, वो पिविटल पॉइंट ना आए, तो कहानी नहीं बन सकती, चाहे हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हो। क्योंकि ये जो हम ड्रामे बनाते हैं, अच्छा या बुरा, इसकी डिबेट से बालतर होकर, इट इज़ अ फिक्टिशियस अकाउंट ऑफ रियलिटी। क्योंकि अगर उसको वो जितना भी bizarre हो और जितना आउटरेजस हो, उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंसेस, रेफरेंसेस, सेम्बलेंसेस, रिजेम्बलेंसेस रियलिटी से होंगी, वरना तो आप उसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। रिलेटेबिलिटी की वजह से प्लेटेबिलिटी होती है। तो मुझे वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, एंड मे बी सो मैं तो उसको हमेशा कहता हूँ आई ब्लेस हर, यू नो। उसने मुझे, शायद अगर मैं 10 साल में बाद ये सोचता, मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर दिया, जब आपकी कभी भी इंसल्ट हो, उसका जो रिएक्शन होता है वो दो होते हैं। या तो आप सल्क करके रिमोर्स में चले जाते हैं, राइट, एंड यू लूज कॉन्फिडेंस, और यू बाउंस बैक। ये तो वो किस्सा है ना जी। मुझे बड़ा शौक हुआ पब्लिक स्पीकिंग करने का, आज मैं हूँ, राइट, आई गो अराउंड पाकिस्तान। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पे ना आप हंसिएगा, ज़ियाउल हक। तो पर ये वो वाले ज़ियाउल हक साहब नहीं है मेरे। उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी, इकबाल डे आ रहा था, तो मेरा बड़ा शौक हुआ। तो कोई, हम ज़्यादा ईथोस और वैल्यूज़ तो सिखाते नहीं हैं स्कूलों में, तो मैंने देखा कि मेरी उर्दू तो अच्छी नहीं है, तो क्यों ना ज़िया को कहूँ कि मुझे तकरीर लिख दे, और देख के ही तो पढ़नी है, मैं पढ़ लूँगा। और कुछ मैं अल्फाज मोटे मोटे बीच में से जुमले जो हैं, सतर जो है, लाइंस जो हैं, याद करूँगा जी। 9th क्लास में हमारा डिबेट का कॉन्टेस्ट हुआ कैंट पब्लिक स्कूल कराची में। मेरी बारी आई, मैं जिन्ना हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अब चेयरपर्सन है हारिस खलीक, वो मेरे हाउस कैप्टन थे, मेरे सीनियर थे। मैं उनके हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए, हारिस को क्या पता था कि उनकी मैं इज्जत डुबोने के लिए मैं स्टेज पे चढ़ गया। वो अच्छा था, मेरा कैप्टन था, हाउस कैप्टन, उसने मुझे चांस दे दिया। तभी देखिए अच्छा था ना, आज भी ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अंदर है, सो ही इज लाइक दिस फ्रॉम चाइल्डहुड। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चांस देता हूँ। मैं गया, मैं जनाब स्टेज पे खड़ा हुआ। अब कोई ज़्यादा लोग नहीं, 201 लोग होंगे, और मुझे आज तक याद है, मेरा नाम आया, मैंने इकबाल डे पे बात करनी है, वेरी एक्साइटेड, और मुझे था कि ये तो मैंने जीतना है। मैंने पहला जुमला मुझे आज भी याद है, तकरीर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा माजी के औराक गवाह हैं। औराक क्या था मुझे नहीं पता, और मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई पोडियम के पीछे, रोस्टर के। अब मैं कंफ्यूज हो गया। जैसे ही मेरा वो पॉज आया कंफ्यूजन का, आगे बैठ के कुछ लड़कों ने गिगल किया। वो दूसरे हाउसेज वाले थे, मैं जिन्ना में था, सैयद था, बाबर था, इकबाल था। इकबाल डे का स्टेक ज़्यादा था, इकबाल डे था तो इकबाल हाउस का स्टेक ज़्यादा था। तो जिन्ना हाउस को जो मेरे टांगे कांपने लगे, और फिर मेरे से इतना भी नहीं हो पाया कि मैं नज़र चुका के पोडियम पे रखे पर्चे को पढ़ लूँ। पार्ट 2, रोना आ गया, स्टेज से उतर गया।
Okay. اور میرے کانوں میں آج بھی وہ کہہ گونج رہے ہیں. تو میں نے وعدہ کیا کہ میں بولنے کو، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کو میں آئندہ بھی کبھی کمزوری نہیں بننے دوں گا. اور اردو میری قومی زبان ہے. اور آپ کیا، مجھے لاتعداد ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی اور مفہوم سمجھ آنے چاہیے تاکہ میں اس کا بہتر طور پہ استعمال کر سکوں، تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار بہتر کر سکوں. سو ایسے تو لاتعداد. تو ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں ایسی بہت چیزیں، اچھا، and they're cute and they're beautiful and they're small little failures, they're small little hindrances, and these are hurdles, but they're there so that you become a better person and learn from it and not hold against people. جو ہنسا Yeah. اس کا شکریہ، اور وہ جو سارے ایسے ان کا بہت شکریہ، کیونکہ زمانے کی تلخی آپ میں نرمی پیدا کرتی ہے، سختی نہیں. The reason I asked was because مجھے لگتا ہے جو آپ نے 2 واقعات بتائے اس سے بہت سے لوگ گزرتے ہوں گے، انہی کی ویریشنس کسی نہ کسی بالکل طریقے ایسے سے. hindrances. میں نے آپ کی وہ ٹیڈ ٹاک سنی تھی اینڈ مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی. اینڈ آئی لائک دا آئیڈیا دیٹ یو پریزنٹڈ کہ دا فیکٹ کہ ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا، ٹیرا انکوگنیٹو ہی تو ہے. وہی تو چیز ہے. اور یہ کہ یو کی ناٹ گارنٹی کہ نیکسٹ مومنٹ کیا چیز ہے، بالکل ایسے. وہی آپ کو آگے پش کرتا ہے. اینڈ اسی لیے میں نے یہ کہانی سننا چاہتی تھی آپ سے. اینڈ کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ دیکھیں، بیکاز ماشاء اللہ سے آج جب آپ بولتے ہیں تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سنتا رہے. اب کسی چیز کی کمی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ہم آپ ایک انسپریشن بھی ہیں. تو میں نے کہا وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب کبھی گھبرا جاتے ہیں، کچھ ناکامی یا فیلئر آتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ تھنگس ول ناٹ چینج. اس کو آپ نے جس طریقے سے یوز کیا تو وہ آپ آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے ہاں ایک بڑا ایڈورس ریئیکشن ہوتا ہے جب آپ روزمرہ ہمیں دین کو لے آتے ہیں، حالانکہ دین کا تعلق ہی روزمرہ کے معاملات سے. جی قرآن کو دیکھ لیجئے، مطلب تو یا واقعات ہے یا اس کے اندر ہدایات ہیں، 2 ہی چیزیں ہیں اس کے اندر کیٹیگورکلی. یہ جو آپ نے بات کی جس کے لیے میں نے یہ بولا، تو دراصل تو میرے نزدیک وہ 4 چیزیں ہیں کہ تقوی، توکل، جی تزکیہ اور تشکر. جب آپ اس کے اندر اٹین کر لیتے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حادثہ نہیں معجزہ ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ایک ہے. اور یہ کہ ہر چیز کے ہونے اور نہ ہونے میں گاڈ از دا بیسٹ پلانر. تو آپ کے اندر وہ، آئی تھنک وہ آپ کے اندر مورل کریج آ جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے فیس کر لیتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی پرکھنے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا زاویہ میرے نزدیک یہی توکل، تقوی، تشکر اور تزکیہ ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے. میں سمجھتی ہوں، مجھے لگتا تھا کہ میری تھاٹ کافی کلیئر ہے، فوکس بھی ہوں، کہ جب میں آپ کو سنا میں نے تو مجھے ڈیپتھ، کلیئرٹی، ڈائریکشن بہت زیادہ نظر آئی. وہ کائنڈ آف ری ڈیفائن بھی ہوئی میرے لیے. اور اگر آج میں دیکھوں یور پیٹریوٹزم، یور پوائنٹ آف ویو آن ڈفرنٹ تھنگس، ویری کلیئر، ویری فوکسڈ، دیر آر نو 2 ways about it. یور چوائسیز، ماشاء اللہ سے جتنا ٹیلنٹڈ آپ ہیں، آپ کن چیزوں کو ایٹریبیوٹ کریں گے اس تھاٹ پروسیس کی ڈیپتھ کو، جو آج کل مجھے بہت سی ینگ جنریشن کے اندر یا تو نظر نہیں آتی، یا مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں. کیا بولیں گے آپ کو 2-3 چیزیں جس سے کرنے سے یہ چیز آپ اٹین کر سکتے ہیں؟ اور از اٹ ایکسپیرئنس ان لائف دیٹ ایونچولی گیوز یو دس؟ دیکھیں، ایوری پاسنگ مومنٹ ان دا پریزنٹ بیکمز پاسٹ. جی therefore we live in the moment. ہم تو حاضر میں رہتے ہوئے ماضی اور مستقبل کی اس کے درمیان رہتے. لہٰذا نظریہ، زاویہ، پوائنٹ آف ویو، پرسپیکٹو are absolutely essential. جو میں کیا کہوں گا اس پہ، ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو میں شیئر کروں گا خواجہ فرید کا، کہ رکھی کھا سکی کھا ٹھنڈا پانی پی، فریدا ویک چوپڑی نہ ترساویں جی. تو روکھی کھا لو، سوکھی کھا لو، ٹھنڈا پانی پیو، شکر ادا کرو. کسی کی کیا کسی کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. اس کی دوڑ میں پڑ کے اپنے دل کو نہ جلاؤ، حسد کا شکار نہ ہو.
ہم جو یہ پیئر پریشر کے اندر آ گئے ہیں آج، اس وجہ سے یہ سارا بگاڑ ہے. آپ کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا بڑی عجیب سی بات، آپ کے آڈینس کو شاید بری لگے گی کیونکہ ان کے وارڈروب میں زیادہ تر ہوگا، کیونکہ میں بہت سارے لوگوں نے میرے وارڈروب پہ کہا، لیکن آپ نے کہیں میرا وہ ایسا وارڈروب نہیں دیکھا جہاں اتنا بڑا بڑا ایڈیڈاز لکھا ہو یا گیوانشی لکھا ہو یا گوچی لکھا ہو. آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو مایوپیا میں لے گئے، اپنے آپ کو، میرے نزدیک، مائی پرسنل ویو، اتنا نیچے لے گئے کہ ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں اگلے کے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے. چلتے پھرتے بل بورڈ بن گئے ہیں. کبھی سوچا آپ اتنا بڑا بڑا دور سے نظر آ رہا ہے کہ ایڈیڈاز ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو، زیادہ پیسے دے رہے ہیں دنیا کو اس کا اشتہار دکھانے کے لیے. امیجن دس مینس کہ ہم ایک ریٹ ریس میں آ گئے، اور ریٹ ریس میں آنے کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. In a rat race, even if you come first, you're still a rat. Therefore, I think count the blessings. اور یہ میں کتابی بات نہیں کر رہا، میں جیتا ہوں. Because it's easier said than done لوگ کہتے ہیں. میں تو جی کے دکھا دیا. You lead by example, you walk the talk. اور آپ اپنا اگر کیلیبریشن رکھیں نا ڈیوینٹی سے، پرواہی نہ کریں، مجھے ڈر ہی نہ ہو. فیئر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فیئر ہوتا ہے نا، یہ جتنی باتیں اس کے پیچھے فیئر ہے. ڈر ہمیشہ دو چیزوں کو ہوتا ہے، فیئر آف دی ان سین اینڈ فیئر آف دی ان نون. کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں. کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. جب آپ یہ دونوں اپنے پہ سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیں، یو نو، اینڈ یو لیو دس ٹو ڈیوائن انٹروینشن اینڈ دا ڈیوائن پلان، بلیو اٹ اور ناٹ، آپ پریشانی نہیں ہوتے. مجھے الحمدللہ پریشانیاں نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ پریشانیاں نہیں آتی. There is never a problem without a gift in its hands. We seek problems because we need its gifts. خلیل جبران نے کہا تھا The Prophet میں. And I think it's beautifully put. بٹ سوچ کو وسیع کیسے کریں؟ سوچ کشادہ دو چیزوں سے. سوچ کو وسیع کیسے کریں؟ سوچ کو پروڈکٹیو کیسے کریں؟ مطالعے سے. یہ تو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا جو کہ نہیں سوری یہ تو نہیں، بیکاز جب آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچی تھی کہ واقعی آپ نے کتنی انٹرسٹنگ بات بولی ہے. ہمارے ویوز بھی پیئر پریشر سے انفلوئنس ہوتے ہیں نا، بیکاز ہم میں جو آپ نے فیئر کی بات کری، کریج کی بات کی، کہ ہم میں اتنی کریج نہیں ہوتی اکثر کہ ہم گروپ میں بیٹھے 4 لوگوں کے اگینسٹ ایک بات کہہ سکیں. تو وہیں سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے وہ انفلوئنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اینڈ کلیئرٹی آف تھاٹ بھی چلی جاتی ہے. میں نے ایکچولی نہیں سوچا تھا کبھی اس طرح، جب آپ نے بولا تو it was kind of like ایسے نہیں پردہ اٹھ رہا ہوتا، ویسے ہو رہا تھا. starts to sink in. Yeah, exactly. And I never thought like that. لیکن میں جاننا ہی چاہتی ہوں، جو مجھے لگتا ہے ہماری جو آج کل بچے ہیں 18 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 22 سال کے، ماشاء اللہ سے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت ان میں جذبہ ہے، بٹ آئی ڈو فیل کہ وہ بھی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو بھی بیکاز دیر جسٹ سو مچ ایکسپوجر، وہ ایک فوکس ڈائریکشن بھی مسنگ ہوتی ہے ان کے لیے. تو اگر وہ سن رہے ہیں آپ کو آج، اور تو ان کو کیا کہیں گے آپ کہ اپنی سوچ کو کیسے وسیع کریں؟ کیا مطالعہ تھا؟ کیا ورکنگ ان سو مینی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس اور ود سو مینی ڈفرنٹ پیپل، اور جسٹ لائف تھرو سو مینی ایکسپیرینسز کہ آپ کے اندر یہ تھاٹ کی ڈیپتھ آئی اور میچورٹی آئی یا وسعت آئی؟ دیکھیں دو چیزیں، جیسے ایک آپ نے کہہ دیا، میری نظر میں مطالعہ اور مشاہدہ، ریڈنگ اینڈ آبزرویشن. جب آپ یہ ان دو چیزوں کی ایمالگیشن کرتے ہیں، امتزاج بنتا ہے، تب جا کے آپ کو آپ کی یعنی آپ کی سوچ جو ہے نا، آپ کا شعور جو ہے وہ آپ کو فہم دیتا ہے. فہم کی وجہ سے آگہی آتی ہے. آج کے دور میں جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ پیئر پریشر کا میں اس لیے دوبارہ ذکر کر رہا ہوں. جو پاپولزم ہوگا وہ جو ہے ایزلی ایکسیپٹیبل ہوگا اور اڈیپٹیبل ہوگا. اب وہ پاپولزم ڈس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، مس انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، ان اویئرنیس ہو سکتی ہے یا ان اگنورنس ہو سکتی ہے. کوئی ایک چیز نہیں ہے. لہٰذا پڑھنے کا ٹائم نہیں رہا.
दुनिया ने अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत मेहनत की ओरल ट्रेडिशन से रिटन वर्ड तक आने के लिए। किताब तक का जो सफ़र है बहुत तवील सफ़र है। पहले हाथ से लिखी जाती थी पत्थरों पे, फिर हाथ से लिखी जाती थी पपायरस पे, फिर हाथ से लिखी जाती थी उस पे स्क्रोल्स पे, फिर जाके पेजेस आए, फिर हाथ से लिखी गई, अनटिल एंड अनलेस के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, गुटेनबर्ग की इन्वेंशन आती है, कोल्ड प्रेस ईजाद होती है, और अब तालीम दुनिया में पहली बार आम होती है। बहुत जद्दोजहद है ताकि आम इंसान एम्पावर हो सके, और हुआ, राइट, एजुकेशन की वजह से। डर ये कि हम दोबारा अब ओरल ट्रेडिशन पे जा रहे हैं। सोशल मीडिया बाय एंड लार्ज इज एन ओरल ट्रेडिशन। एक इंसान के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ हुई। दुनिया की तारीख में सिर्फ 2 बड़े पिवट्स हैं हिस्टोरिक जिन्होंने दुनिया के को कैलिब्रेट और रिकैलिब्रेट किया। एक तो है गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दूसरी है ज़करबर्ग, डिजिटल रेवोल्यूशन। तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और दूसरी डिजिटल। इन दोनों रेवोल्यूशन के बीच के अंदर का जितना टाइम है, अगर आप देखेंगे तो दुनिया के तमाम इवेंट्स वेदर सोशल और पॉलिटिकल उन्होंने शेप किया है। आर्ट भी उसमें शामिल है, बिकॉज आर्ट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, बिकॉज पॉलिटिक्स डील विद पब्लिक लाइफ। मैं तो उनको यही कहूँगा कि टाइम लगाएं ओपिनियन फॉर्म करने में, जल्दबाजी ना करें, टाइम लगाएं, सोचें। हर चीज़ का जवाब फौरी होना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ का जवाब आना भी ज़रूरी नहीं है। और अगर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है तो कुदरत से सीखें, जैसे मैंने सीखा। और कभी और समझना हो कि आपके अंदर ग्रोथ कैसे आएगी, तो कभी कोई पौधा लगा के देख लीजिए और उस पौधे को देखते जाएं। यकीन करें वो आपका हम सफ़र होगा। जैसे जैसे वो दरख्त बनता जाएगा, आपके अंदर भी वही जड़, वही और वही आपके अंदर वही चीज़ जो आप देखेंगे अपने अंदर शख्सियत में आना शुरू हो जाएगी। इट्स वन एंड द सेम, दिस इज एग्जैक्ट। खुदा भी इसी तरीके से प्लाव करता है, सीड को प्लांट करता है, सैपलिंग आती है, प्लांट बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है, और जाके कहीं पे एक कदावर जो है वो दरख्त बनता है। जी। आप बचपन में क्या सोचते थे, क्या बनेंगे? क्योंकि एक्टर बनने का तो मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़हन में आया होगा उस वक्त। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्लास मुझे शायद ऑब्वियसली पहले तो यही था ना कि जब मैं फ़ौज में जाऊंगा, क्योंकि घर में यही देखा था। उसके बाद जब मैं नहीं गया या नहीं जा सका, जो भी वजूहत थी, मैं फेल डिलिबरेटली कर गया। एक्चुअली डिलिबरेटली कर गए? आप नहीं जाना चाहते थे? मैं उस वक्त शायद नहीं जाना चाहता था। बहरहाल मुझे ये नहीं पता था कि घर वालों को पता लग जाएगा कि पर्चे आधे छोड़ के आया। मुझे ये तो नहीं मालूम कि मैंने सही किया कि गलत किया। मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं गया नहीं। फिर मुझे अपनी सिमत का तयन करना मुश्किल हो रहा था। मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर था। स्टैटिस्टिक्स जब कॉमर्स करना शुरू की, स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं आई। मैट्रिक में थे तो अलजेब्रा समझ नहीं आया। तो जिस ज़माने में मैं ये पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम और पब्लिक कॉलेजेस में था, तो कुट खाते ही बड़े हुए। कोई दुनिया ज़्यादा नहीं बदली। स्कूल में भी लाइन हाजिर होके सुबह केनिंग हो जाती थी। मैं बस वो ये शरारती है ना कि मैं, मेरे दोस्त करके भाग भूग जाते थे, मेरा ये होता था मैं भागूंगा नहीं। मैं क्यों भागूं कि मैंने तो किया नहीं। उस चक्कर में कुट मुझे ज़्यादा पड़ती थी कि ये था उनके साथ, हालांकि मैं नहीं था। एनीवेज, व्हिच स्कूल वाज इट? कैंट पब्लिक। ओके। तो वो फिर कॉलेज में भी यही मैंने देखा। तो हम सवाल को क्योंकि डिस्करेज करते हैं, तो मेरी जो बात हो रही थी इसी उसमें थी कि सवाल से हर चीज़ जन्म लेती है, इदराक भी। तो हमें सवाल पूछने चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। सच, मैं सच बोलता हूँ, यकीन माने। और मेरे सच की वजह से लोग मुझे कहते हैं बड़ा आई एम लिटिल कोर्स और हार्श। हालांकि मैं बहुत केयरफुल होता हूँ, क्योंकि सच का भी पैमाना होता है, देयर इज अ लेवल होता है। आप किसी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ कर लें, और मैं किसी पे बात नहीं अपने पे रख के करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए लंबा होना मायूब समझा जाता है। इट वॉज लाइक सोशली नॉट नाइस टू बी टॉल। इमेजिन आप मुझे मेरे मुंह पे कहते हैं उफ तुम कितने लंबे हो,
تو یہ بھی سچ ہی ہوگا، لیکن یہ سچ میری دل آزاری کرے گا، رائٹ؟ جیسے آج کل ہم تھوڑا سا ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں کانورسیشنز میں، تو سچ بولیں پر اتنا جو کل کو آپ سن بھی پائیں. اور اس کے اندر ہمارے بڑے اچھے ٹریڈیشنز ہیں اسلامک ہسٹری میں، اگر آپ وہ بھی پڑھیں تو ہم آئی تھنک شائے ہوئے کرتے ہیں سوال پوچھنے سے، سوال کا جواب دینے سے. دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ. جی بٹ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ سمت مسنگ تھی نہیں، جب آپ نہیں تو کہہ- جب تو میں پھر نے آپ سوال آگے- کیونکہ پوچھا نہیں نا، میں کیسے پوچھتا؟ تو پھر کہاں پہنچے آپ؟ جب میں نے سوال پوچھا نہیں، یعنی میں نے دیکھیں ہمارے زمانے میں جو میں یہ ساری سمجھا رہا ہوں وہ اس لیے کہ مینٹورشپ نہیں تھی، جی تو میں سوال کس سے پوچھتا؟ آئی واز شائے. اوکے. میری انڈرسٹینڈنگ اپنے بارے مجھے یہ تھا میں رابعہ سے آ کے بات کروں گا تو رابعہ کو پتہ لگ جائے گا کہ مجھے میتھس نہیں آتی. میں نبیل ظفر کو جا کے اپنی رپورٹ کارڈ دکھاؤں گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی تو اسٹیٹسٹکس میں وہ. آئی کوڈ ناٹ آسک سم ون دا کویسچن اوکے. بیکاز آئی نیو کہ یو نو سو جج کریں گے لوگ آپ کو. جج کریں گے، تو یہ فالس پریٹینس میں نے بلڈ کر لی، لہٰذا فار دا لانگسٹ ٹائم آئی ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو اینڈ آئی ویسٹڈ اباؤٹ آئی تھنک 8 months to 9 months آف مائی لائف کہ میں کروں کیا. میں سوال نہیں پوچھ پا رہا تھا. تو میرا ایک دوست ہے بہت اچھا، مجیب چودھری، ہی واز بیسڈ ان فلوریڈا ایٹ دیٹ ٹائم، اورلینڈو. ہی واز وزٹنگ، اس نے مجھے ایک عجیب ریولیشن دی، میرے لیے بہت بڑی وہ تھی. اس نے کہا یار تم ایک کام کرو، یہ جو تم کیڑے مکوڑے بناتے ہو، تمہیں پتہ ہے آرٹ کی ڈگری آپ ہوتی ڈرا ہے. کرتے تھے؟ ہاں، آئی وڈ ڈیزائن لوگوز انسیگنیئرز، بیکاز میں نے اپنے گھر میں یہی تو دیکھا تھا، ایسے ہی- میڈلز، ہاں ایسے ہی کرتے تھے آپ؟ فارمیشن سائنس Okay. وغیرہ وغیرہ، مونوگرامس، ایمبلمس. تو مجھے وہ فیسنیٹ کرتے تھے، تو میں اسکریبل کرتا رہتا تھا. اس نے کہا تم جو یہ تمہارا یہ شوق ہے نا، یہ ڈیزائن ٹائپ، تمہیں پتہ ہے اس کی ڈگری ہوتی ہے؟ میں کہا اچھا. ہاں اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ واو. سو پھر میں نے تھوڑا معلوم کیا، تو میں نے سوچا میں نیشنل کالج آف آرٹس چلا جاتا ہوں. نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر، اس زمانے میں فیڈرل گورنمنٹ، اب بھی ہے فیڈرل کے انڈر ہی، اس زمانے میں بھی تھا. میں نے اپلائی کیا وہاں، کیونکہ ریزرو سیٹس اتنی ہوتی نہیں ہیں. آئی کوڈ ناٹ میک اٹ. اوکے. پھر مجھے اس نے جب یہ میں نے اس کو دوبارہ پھر میں نے اس کو مجیب کو خط لکھا، آئی تھنک اس نے کہا تم اورلینڈو آ جاؤ. اس نے مجھے یونیورسٹی آف فلوریڈا اورلینڈو کا پرسپیکٹس بھیجا. And I was fascinated to read. I can imagine. Oh my God, they will teach me design, they will teach me typography, history of design. Wow, اس کی مجھے ڈگری ملے گی. تو انٹرسٹ ہوا آپ کو؟ انٹرسٹ ہوا. پھر میں نے پی ایس سی سی میں جا کے، پاکستان امریکن کلچر سینٹر میں ایک ڈائریکٹری آتی تھی، بہت سارے کالجز کو لکھا. مجھے سب سے پہلے 2 کالجز نے ایکسیپٹ کیا، اسکول آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ آف شکاگو نے اور میمفس کالج آف آرٹ نے. Memphis College of Art, by that comparison, was a private art school, so it was a good deal. It was not a state university. تو مجھے پتا تھا زیادہ emphasis ہوگا، زیادہ attention ملے گی teachers کی. And it was slightly, considerably cheaper in terms of the tuition fees back then in the 90s compared to the School of the Art Institute of Chicago. And Chicago being a bigger city than Memphis was also meant that I would incur more expenses, so I opted for that. تو وہ سوال جب میں نے نہیں پوچھا، شائع ہوئے کیا، میں بندھا رہا 9 مہینے. جہاں میرے دوست نے مجھے، میرے سے سینئر تھا، اب بھی ہے، وہیں رہتا ہے، اس نے انکریج کیا، تو میں نے پوچھا، تو جو جواب ملا اس سے راہ ملی، تو جا کے میری ہر چیز کے اندر بہتری آئی. تو ایک فلوک تھا. It was, well, میری نظر میں، while it was I think preordained destiny, it was heavens conspiring. تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ They were okay? No. تھوڑا مشکل ہوا کہ یہ شاید اتنا، وہ بھی آرمی، اتنا میس. جی جی، آرمی بھی. ون آف مائی بردر واز ان آرمی، سو آل ٹرائی سروسز. جی. تو وہ یہ لگ رہا تھا ان کو کہ یہ تھوڑا سا سالواز. تو میں بچپن میں کلاس 3 میں بڑا اپنے آپ کو، میں وار ڈرائنگس کرتا تھا اور ٹینکس اینڈ آل دیٹ. تو انہیں لگا شاید یہ بہتر نہیں ہوگا اور یہ کریئر نہیں بن سکتا پاکستان میں. مطلب یہ کیسا کریئر ہے؟ حالانکہ یہ میرے گھر والوں کی تھنکنگ تھی. پاکستان میں اس وقت اچھا ڈیزائن ہو رہا تھا. آخر ہمارے جتنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کے جو لوگوز ہیں، جو مونوگرامز ہیں، آئیڈینٹیٹیز ہیں، جو پاکستان میں اس زمانے میں میرے بچپن میں چندہ بیٹری سیل تھا، اصلی پری کا دھاگا تھا،
बाटा का डिज़ाइन, ये सब थे तो सही, चाहे बाहर की कंपनीज थी, हमारे लोकल ब्रांड्स थे, ये डिज़ाइन थे, पैकेज डिज़ाइंस थे। रीटा इमली थी हमारे स्कूल में, मुझे याद है, बड़ा यूनिक कलर स्कीम थी, ग्रे पे मरून, एंड बिकॉज रीटा इमली, हाँ, अब तो because अब fifth तो grade तक ग्रीन हम- और क्रीम कलर, ग्रीन और अभी भी होती वही है वही सेम कलर ग्रीन, एक्चुअली ग्रे, 5th ग्रेड तक ग्रीन हमारे है। साथ लड़कियां होती थी ना, Okay. तो कैंटीन में वो मुझे याद है स्टैक होता था, और आधे घंटे की ब्रेक तक वो हुप करके गायब होती थी, और बड़े ज़बरदस्त, वो मौलाना नाम था उनका, मौलाना साहब हम कहते थे, वो बन कबाब हम वहाँ खाते थे। तो जहाँ स्टैक था वहाँ मुझे रीटा, और मुझे बड़ा फैसिनेट करता था वो, और IIT ये लिगेचर में लिखा हुआ था, उस वक्त मुझे नहीं पता था लिगेचर क्या है। तो ये लोकल ब्रांड्स थे, किंग्स चिप्स था जो आज भी है, पार्टी स्लिम्स थे जो आज भी हैं, जिसमें वो पावर का Slims वो तो है। बाइसेप वाला, इनसे हमें नहीं, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये कैसा, इसमें क्या होगा, लेकिन माय फादर अग्रीड एंड ही सेड ओके, ठीक है, बट उन्होंने एक शर्त रखी, क्या? मेक मी प्राउड, ओके, and I worked very hard to do that, and I'm very pleased that my father left this world with being very pleased with me. So- और that's ultimate for me. तो बाद में जिंदगी में कोई मौका आया जब उन्होंने बोला हो आपको, जी जी, क्या कहा, क्या बहुत कहा? खुश होते थे, फिर लोगों को बताते थे ये मेरा बेटा है। Yeah. When I won awards and this and that, बहुत सारे awards जीते। चंबेली के वक्त, No, I had lost him. Okay. Chambeli is dedicated to him okay, in loving memory. because I think that would be That one of- was- और भी आपकी बहुत सी अचीवमेंट्स जी, हैं, बट जी। मे बी उस वक्त वो अब चंबेली मैंने डेडिकेट, पहली स्लाइड ही जो क्राउन टाइटल्स आते हैं उसमें लिखा है लविंग मेमोरी ऑफ मोहम्मद नवाज खान, okay. a father, a soldier and a gentleman. Yeah, So you came back to Pakistan after that? पढ़ाई yeah I came complete right करके? back. और तो फिर टीवी चैनल्स की तरफ कैसे आए? How did that journey start कि आप उनकी टीवी management वो और इसलिए कि operations में involved हो गए? जब मैं वापस आया हूँ तो आते साथ ही नौकरी, जो कि हमारे खमीर का हिस्सा के गुलामी कर लो, नौकरी कर ली JWT के अंदर, Okay. और 8 महीने बाद समझ आया कि ये नौकरी नहीं है, ये आपके पर काटते हैं, तो Okay. छोड़ दी, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को उसकी जिबिलत में आज़ादी देके पैदा किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मादर पिदर आज़ाद हो जाए, इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली वो करना है जो राय हक है। तो मैंने छोड़ दिया और अपना मैंने एडवर्टाइजिंग बिजनेस, डिज़ाइन हाउस से शुरू हुआ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी तक गया। 2000 में मुझे ख्याल आया कि दिस इज़ नॉट गोना वर्क। मीडिया बाइंग हाउसेस पाकिस्तान में आ चुके थे, Okay. and I knew, not in a condescending way, but in a different context, but to explain it to your audience, the East India Company had come. And I knew they're going to eat into the revenue share of the advertising, full service advertising agency. And exactly this is exactly what happened later. But anyways, तो फिर for some odd reason मैंने कहा कि अब प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अब सब सर पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा मैं दायरा बनाऊंगा। मैंने कहा ये जो तुम सब्जेक्ट पे बना रहे हो मोहसिन हामिद की एडेप्टेशन लेके, इस मुल्क में तो कोई एडेप्टेशन की राइट्स नहीं लेता। मैंने कहा मैं करूँगा, आई डू इट द एथिकल वे, प्लेजरिज्म नहीं करूँगा। उन्होंने कहा चलाओगे कहाँ? मैंने कहा प्राइवेट एंटरप्राइज में। उसका वो तो है ही नहीं कोई पाकिस्तान में। But I knew that there's a future, so I disinvested from advertising and went into making my first project, which was दायरा। उसके बाद जियो आ गया। जब वहाँ पे मेरी मुलाकात दायरा के सिलसिले में हुई, तो मेरी मीर शकील रहमान साहब के साथ एक रिलेशनशिप थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के दौर से। वहाँ पे हमने बात की, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एज अ कंसल्टेंट में रहा। मैंने उनके साथ काम किया फुल टाइम की तरह, लेकिन हमने कभी साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में कुछ, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था एम्प्लॉई। Okay. मैं कहा एम्प्लॉई तो मैं हुई नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। तो वो इतने ग्रेसफुल इंसान है और वो मेरी बात समझ गए, बड़े ही अंडरस्टैंड्स पीपल। मीडिया तो बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड करते होंगे। मैंने कहा देखें, सारा मामला तो इस कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, 1 महीने का है ना। आपने मेरे साथ गलत बयानी की तो आप मुझे बगैर पैसे दिए कहेंगे चले जाओ, सही बात है। और मैंने आपके साथ गलत बयानी की तो मैं आपको 1 महीने के नोटिस के बगैर अचानक चला जाऊंगा। सही बात तो है। ना आप 1 महीने जितने छोटे ना मैं, तो क्यों ना हम जुबान पर काम करें। और हमने किया 5 साल बस इस तरह से। और फिर मीडिया आ गया, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि मैं उसके इन्फेंसी में था, लिहाजा मेरे पास जो फर्स्ट मूवर इनिशिएटिव था वो बहुत ज़्यादा था, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी।
اور پھر اس طرح میں کرتا گیا اور کام ہوتا گیا اور لاتعداد چینلز کیے. GOARY دنیا, دنیا, ہاں جی, نیو, نیو, یا ماشاء اللہ سے پی بہت ٹی سے وی چینل نیوز, کے ہاں جی, ساتھ. پی ٹی وی کی نئی آئیڈینٹی, بہت بڑا آنر تھا کرنا. انڈس, آپ, بہت سارے چینلز کیے. How did you meet your wife? In college. Okay. ہاں جی. Love at first sight? Literally, Or let me friends? explain you. You had me at the first hello. Okay. جو جملہ ہے, ہاں. you had me at the first السلام علیکم. وہ ہمارا سلام ہوا. میں سلام کرنا پریفر کرتا ہوں, بہت خوبصورت دعا ہے. بالکل. ہاں, کسی کو آپ سلامتی کی دیں. So no, we got to know each other. لیکن وہ السلام علیکم نے کر دیا تھا کام, تو وہاں سے دونوں طرف سے یا صرف آپ کا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہی جواب دے گی. میں اس کے بیاہ پہ جواب نہیں, وہ تو میں تو کلیم بہت کرتا ہوں نا اس سے, یو نو, نہیں یہ تو میں, وہ کہتی ہے میں, یہ تو آف کورس ہماری, بیکاز وی گرو اپ ٹوگیدر, رائٹ. کیونکہ جن 18-19 سال کے بچوں کے لیے آپ پیغام کہہ رہی تھی, کیپ ان مائنڈ میں 19 سال کا ہو گیا ہوں تو شادی کی تھی. تو میری نظر میں ایک دن ابھی پچھلے دنوں کوئی بات ہو رہی تھی, شی واز ڈیفینڈنگ ون آف مائی سنس. میں نے کہا تم اس کو بچہ کیسے کہہ رہی ہو, میں نے 19 سال کی عمر میں شادی کی تھی, یہ بچہ نہیں ہے, اس کو سب پتہ ہے. So she was like, no, cut him some slack. I love my children of course, but اچھا تو وہ ہماری وہ رہتی ہے. بٹ آبویسلی دونوں طرف سے ہی کچھ ہوا ہوگا, تو تھپڑ کے بجائے تالی بجی. نہیں, آئی ایم شیور آپ نے کوئی ایسی چیز کی بھی نہیں کہ جس پہ تھپڑ ہوتا. نہیں, تھپڑ ان دا سینس ون سائیڈڈ تو کوئی چیز بھی لانگ انڈیورنگ نہیں ہوتی, ہو نہیں سکتی. اس کا ایک کیپیسٹی ہے, فار اینی تھنگ ٹو ایوالو اٹ ول ہیو ٹو بی میوچل. یہ فلم نہیں ہے, یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ کہانی نہیں ہے, یہ اصل زندگی ہے, اس کے اتار چڑھاؤ ہے. بالکل. لیکن 19 سال بڑی ینگ ایج ہوتی ہے, بالکل تو اس میں شادی کرنے کا ڈیسیژن کیسے لیا آپ نے اس وقت؟ بس وہ کیا تو آج انجوائے کرو. ہاں, لیکن اچھا, would you advise people to get married earlier? If they have the capacity to bear the responsibility and the burden and know the difference that anyone can be born a male genetically. It's just the chromosomes, right? But it takes a lot to be a man. If you're willing to elevate yourself from a male to a man, I say 19 is the best age. ہم شادی کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ In history, read about the warriors and the conquerors. Look at the age of Alexander. Look at Salahuddin. Look at Khalid bin Walid. Look at, many such examples. جنہوں نے فتوحات کی. They led an entire nation. Not because only the fact کہ وہ ایک رائل فیملی سے بات, امپائرس کی بات کر رہا ہوں تو وہ تو چینج ہوتے رہے. تو یہ تو بڑی پختہ عمر ہے, لیکن جلدی شادی کرنے کے فائدے بھی ہیں. کیونکہ میں اس لیے پوچھوں, بہت سے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہاں شادی جلدی ہو گئی تھی, پھر وہ کپل سیپریٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں لگا ہم نے بہت جلدی ڈیسیژن لے لیا. یہ بہانہ ہے, ہر چیز کا بہانہ ہے. اوکے. جو چیز آپ نے نہیں کرنی یا جس چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے, آپ کو کسی چیز کا صحیح جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو, بہانہ ہر چیز کا ہوتا ہے. ٹرو. آپ فائدے بتا رہے تھے, بتائیے. فائدہ یہ ہے کہ یو گیٹ ٹو انجوائے اینڈ لرن اینڈ ایوالو and rear your children and let them grow up in front of you. And they are grown up and so are you, in perfect position to play FIFA with them, go play cricket with them. True. Go, whatever you want to do. Difference کم ہوتا ہے نا. ہاں جی, enjoy بھی کرتے ہیں. بالکل. کنیکشن بھی بہتر ہوتا ہے. بہتر ہوتا ہے. میرا یہ ایکسپیرینس ہے. اور بلیم کرنے پہ آ جائیں, ہر چیز کی دو زاویے ہیں. ایک دیکھیں, جس زمانے میں بہت بامبز اور سب کچھ پاکستان میں زیادہ ہو رہا تھا انفارچونیٹلی, تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھو کتنی ریزیلینٹ قوم ہے, کیسے کھڑی ہے. یہ زاویہ ہے. لیکن ایک زاویہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کتنی ایپتھی ہے, کتنا انڈیفرنس ہے ان کے لیے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے, یہ تو اپنے کھانا پینا کر رہے ہیں. رائٹ. It's how you look at things. تو ایک پرسپیکٹو یہ کہ یار مر گئے, ہم کولو کے بیل بن گئے, کما کما کے مر گئے. اللہ نے تو بنایا اکنامک ہنٹر ہے آدمی کو. دوسرا دیکھنے کا یہ ہے کہ اٹ گیوز یو گریٹر اپرچونٹی ٹو enjoy your bloodline, your flesh and your heart and soul. آپ اپنے منی زیروکس کاپیز دیکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا خوبصورت بات ہے. باقی تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے.
but one needs to enjoy. How does one keep love and attraction alive throughout in a married life? I think it's a constant endeavor. लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना? देखिए Don't you think? एंडेवर है, देखिए वो मकूलों की बात है, अंग्रेज की बात मान ले, मिसाल है अंग्रेज का परसेप्शन और है, वो कहता है व्हेन यू गेट मैरिड लव फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। तो एक ज़माने में मुझे याद है मैंने कहा इसलिए मैंने घर ऐसा बनाया जिसमें खिड़की नहीं है, नॉट इन द लिटरल सेंस बट इन द मेटाफोरिक वे। बट आई थिंक इन माई केस आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई थिंक एवरी जो मेरी वाइफ की कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो ये कहने के लिए नहीं है, वो वाकई है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान के साथ मुश्किल है। मैं एसिमेट्रिकल हूँ, मैं नॉर्म से थोड़ा हट के हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन आई एम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। और तो अगर वो एक शेर है बड़ा अच्छा कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम में, जहन्नुम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है ना नारी है। तो मैं समझता हूँ इजाज़त से और नो डिसरिस्पेक्टमेंट के बीवी से बनती है ज़िंदगी जन्नत भी जहन्नुम भी। ये बीवी अपनी फितरत में न नूरी है ना नारी है, कुछ भी हो सकती है। तो आप बड़े लकी होते हैं अगर आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनता है, जो आपको इनकरेज करता है। सबसे आसान काम है कि किसी के लो में उसको छोड़ जाना, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसका हाथ थामें। एंड आई थिंक इन माई स्ट्रगलिंग ईयर्स, आई एम नॉट सेइंग दैट स्ट्रगल तो इंसान सारी उम्र करता है, खूब से खूब तर की इंसान के ये नेचर में। बट यू नो स्पेशली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर एंड आई वाज फुल ऑफ आइडियाज एंड ड्रीम्स, शी एक्चुअली बिलीव्ड। It's difficult to believe in somebody else's dreams. True. She did that. तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा इसमें ज़्यादा काम है उसका है। तो let's give the angel the due. Devil तो मैं कह नहीं सकता, I'm the devil. So वो मैं equal को change कर रहा हूँ. So let's give the angel the due. It is actually her patience with me more than anything else. The patience and then the belief and then the love and support she extended through thick and thin. माशाल्लाह। हाँ जी। बट यू डू बिलीव दैट शादी में कॉन्स्टेंटली आपको कोशिश करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है? बिकॉज मुझे लगता है शादी को बस ऐसे ही ले लेते हैं। डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है, किसी कॉन्वर्सेशन की तरह। क्या आपको लगता है आपको मुझसे कोशिश करनी पड़ी है इस वक्त? नहीं। रिलेशनशिप भी ऐसी होती है, आपको पता चल जाता है जब आप कोशिश करते हैं। ओके। ये गुफ्तगू की तरह है। बट देन फिर तो आप कह रहे हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कई बार करनी भी पड़ती है, बिकॉज आपका नेचुरल मेरे नेचुरल में फ़र्क है। मैं और आप एक ही जगह एक ही हकीकत में बैठे हैं। आप इस टेबल को देख रही हैं जो है, पर उस जाविये से और मैं इससे, वो मुख्तलिफ रहेगा। ओके। आप और मैं मिसाल दूं, बहुत बहुत करीबी दोस्त बन गए और बस मेरा बस नहीं चलता कि मैं बस जो राबिया है वो मैं हूं। आपकी उंगली कट जाती है, थोड़ा सा खून निकलता है, अब टू प्रूव कि यार जो आपके साथ हुआ मेरे साथ भी, मैं भी अपनी काट लेता हूँ। अब हमारा जो अमल था ना फिजिकल, वो वही था, लेकिन दर्द महसूस करने की इंटेंसिटी हमारी फिर भी इनफरादी रहेगी। राइट? रिलेशनशिप्स भी ऐसी हैं। ये जो अल्फाज जब हम कहते हैं ना कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्यों है? अल्फाज तो वही हैं, लगते किसी और तरह किसी को। कई बार टेक्स्ट में कुछ है, साउंड में कुछ है, फोन पे कुछ है, मुंह पे कुछ है, पीठ पे और। शक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक ऐसा प्लेग है जो आई थिंक मार कर देता है ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स को। ट्रस्ट, इट इज worthy to say for my wife to trust someone like me. She deserves medals upon medals upon medals. So that allowed me to breathe and work and be. So yes. क्या दो तीन चीज़ें आप आजकल यंग कपल्स में देखते हैं? आप माशाल्लाह से इतने डिफरेंट टाइप के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जो आपको लगती है कि मिसिंग है रिलेशनशिप्स में, शादी में, which is weakening this देखिए, मैं institution? कोई लव गुरु तो हूँ नहीं, ना मेरा कोई ऐसे कल को कोई ऐसा कोई वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल सेंटर बनाने का इरादा है, although there's a lot of money in it.
इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर एक का रिलेशनशिप डिफरेंट है, हर एक का थ्रेशोल्ड फ़र्क है, एक्सपेक्टेशन फ़र्क है. सारा खेल डिसअपॉइंटमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस के दरमियान होता है, Okay. ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में होता है. कईयों के पास इतनी ज़्यादा मायोपिया है, किसी के पास इतनी ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग है. फिर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, लव और रिलेशनशिप आई सी इन 4 डिमेंशंस: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. ये एक कॉम्बिनेशन है. किसी की 1 2 3 4 है, किसी की 4 2 1 है, किसी की 3 2 है, राइट? ये चेंज होती रहती है. ज़रूरी नहीं है कि आप, मेरी थ्योरी के हिसाब से जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कि आप चारों को अटेन कर सकें. सो किसी को देख के कोई पसंद आ जाता है, फिजिकल बॉन्डिंग इज हायर, बट जब आप बात करते हैं और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो गई, मेंटल नहीं है, क्या करेंगे? किसी को आपने देखा और आपकी स्पिरिचुअल इतनी ज़्यादा हो गई, फिजिकल नहीं है, क्या करेंगे? True. Interesting. तो 1 2 3 4 और प्रोग्रेसिव ऑर्डर में नहीं है. ये हम सारी उम्र ये अनलॉक कर रहे होते हैं. और ये जो हमारे फार्सेस हैं, हमारी फैलेसीज हैं, फर्स्ट लव कहते ही इसलिए कि फर्स्ट है कि सेकंड हुआ होगा तो फर्स्ट को पता होगा, वरना फर्स्ट लव होता कैसे? लुक एट द फैलेसी, राइट? तो ये नए कपल्स को मैं उस तरह से देखता नहीं हूँ. Okay. लेकिन हर तरह के हैं, बहुत अच्छे मैच्योर भी हैं. मैंने बहुत यंग, बहुत मैच्योर ब्रेन्स देखे हैं और मज़ा आ जाता है. द क्वालिटी ऑफ देयर इंटेलेक्ट. आई मीन, अ माइंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल part for me. It just rejuvenates my belief in living. लोगों के जो क्वालिटी ऑफ ब्रेन होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने वो देखे, उनकी देरपा होगी, लेकिन अगर उसके पार्टनर को पोकेमॉन खेल रहा है और उसने रूसो की या नीत्जे की बात करनी है, उसने बर्टन रसल की बात करनी है फिलॉसफी की, then marriage will not last. It will not last, because it will have to be a union of two souls with a common goal and some interest. I don't want it has to be opposites, but not drastically opposite, right? Negative और positive जाके एनर्जी बनाते हैं, दो positives नहीं बनाते, right? इतनी तो साइंस हमें समझ आती है, बैटरी सेल पे एक जगह प्लस है, एक है माइनस, बट इतनी भी ना हो कि दो मैग्नेट्स उल्टे इकट्ठे हों, जोड़ ही ना सके. सो आई थिंक वो टाइम स्पेंड करके समझना. बट ये 1 2 3 4 की फिलॉसफी, अगर मैंने तो यही लाइफ में डिस्कवर किया है कि ये मैटर करती है. हमारे सोसाइटी में ये बहुत होता है, एज डिटरमिन्स क्या कलर पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं. बिल्कुल ऐसी है. डू यू ऑल्सो समटाइम्स फील द प्रेशर दैट ये थॉट आपको कुछ करने से थोड़ा सा हेजिटेशन डालती है या नहीं, और हैज दिस नेवर बीन अ फैक्टर? मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं. ये तो जब मुझे कई बार ऐसा होता है, कोई कहता है ना अंकल, तो मैं एकदम कहता हूँ अंकल, ओ अंकल, मैं तो वही हूँ. मेरे अंदर का बच्चा जिंदा है. द चाइल्ड इन मी इज अलाइव. आई एम सीइंग इट विद द सेम 2 eyes. आई एम थिंकिंग विद द सेम सेट ऑफ ब्रेन्स एंड हार्ट एंड सोल. Only better. Only better. Yeah. Because with time, you know, you interact with so much more of everything. कि छोटे मोटे, वही दरख्त की मिसाल है ना. तनावर दरख्त होगा तो छोटे मोटे तनावर दरख्त को ये थपेड़े, हवा, आंधी, झक्खड़ गिरा नहीं सकते. मैंने भी रिसेंटली कहीं पढ़ा दैट 40s and 50s are your most empowering years, which that statement was so interesting for me because हमारे यहाँ तो यूजुअली जैसे ही वो ये नंबर्स टच करते हैं 30s के एंड पे, तो वो अच्छा बूढ़ा बूढ़ा, यू नो, एक एज का एक खास हम नंबर यूज करना शुरू. वुड यू एग्री टू दैट? व्हाट वुड यू से टू? Let your audience answer in the comments, and you will be surprised. Surprised at? That it's a state of mind. They don't agree. That's what I've been reading about Asif. The kind of fan following I have at the younger generation is amazing, and some of them are very embarrassing inboxes. But they say it in a very nice way, you know, but maybe what they have to say about me. ये जो स्टिग्मेटाइज हमने एज को किया है, ये फेलियर है सोसाइटी का.
Oh, you look at it that way. Why would you देखिए call ना, it a failure? फेलियर है ना. अगर आप मोहब्बत को और कपड़ों को, पैराहन को, आप मुझे एक बात बताएं बड़ी सिंपल तरीके से. एक 16 साल का बच्चा है, वो फौज में जाता है, तो वो क्या पहनेगा? वर्दी, यूनिफॉर्म. Yeah, और जब वो 60 साल का होगा, 58 साल का होगा, क्या पहनेगा? वर्दी. है ना? Yeah. फिर भी वर्दी है ना. लिहाजा रंग, पैराहन कैसे डिफाइन कर सकता है? उम्र का तयन. उम्र का तयन आपके तजर्बे से है. उम्र का तयन आपके पैराहन से, आपके लिबास से, योर वार्डरोब, योर अटायर, इससे नहीं है. As long as you realize that it should be you wearing your clothes as opposed to your clothes wearing you. जब आप ये फर्क जान जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर आप बालतर हो जाएंगे. You rise above the insecurities or the complexes of age. जहां तक 40-50 साल की बात है, ये तो मुहावरा है 40-50. एज ऑफ विजडम ही 40 से शुरू होती है. इवन अगर आप रिलीजियस इंक्लिनेशन रखते हैं, लुक एट द लास्ट प्रॉफिट, मे पीस बी अपॉन हिम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबूवत का आगाज होता है. क्या ये वो खुदा की मंशा नहीं है जिसने एक पैदा हुए बच्चे को जुबान दी, ईसा अलैहिस्सलाम को? लेकिन जहां पे दीन को खत्म किया, वहां की शुरुआत ही 40 साल की उम्र से की. द एज ऑफ विजडम. Yeah. कुछ भी नहीं बदलता है अलावा जावियों की बात है, नुक्ता निगाह है, पर्सपेक्टिव. किसी का 50 बहुत बड़ा है किसी के लिए, और किसी के लिए 50 बहुत छोटा है. देख कौन रहा है कि 80 साल का Yeah. या 15 साल का देख रहा है. True. इट्स लाइक हम जब पढ़ते हैं ना, वन मैन्स हीरो Yeah. is another one's terrorist. It depends on which side of the divide you stand. आपको पता है एक बड़ी खूबसूरत बात, डाइग्रेशनल है लेकिन रिलेटेड है. यासिर अरफात मरहूम जब पहली बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर मुखातिब होने गए, he was the only non-state member of the United Nations, and he spoke at the Security Council. He made a very famous speech and he said, I've come to you with the rifle of revolution in one hand and an olive branch in the other. The decision of with which we will go forward will be yours as the world community. 15 साल वाले के लिए 50 साल या 80 साल वाले के लिए 50 साल, जमीन आसमान का फर्क है. किसी का दिल आया हुआ है उस 50 साल वाले पे, या किसी को बैत करनी है उस 50 साल वाले से. किसी पर्सपेक्टिव्स हैं. सो जनरलाइज कोई चीज नहीं की जा सकती, ये स्पेसिफिक्स में होती है. इंडिविजुअलिस्टिक है. रिलेशनशिप ऑफ इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन इज प्योरली अ पर्सनल एक्सपीरियंस. आपको लगता है, आपकी बातों से मैंने कहीं कुछ सुनी चीज़ें, आपको लगता है एज अ नेशन पाकिस्तान भूल गया है उन तमाम लोगों की कुर्बानी को, या आज की नई जनरेशन जेन जी जो है जी उसको रियलाइजेशन नहीं है उन तमाम लोगों की कुर्बानी का जो पाकिस्तान बनने में हुई, वो जाने जो गई पाकिस्तान बनने में? देखें, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बरहक है, जायज़ है. सिर्फ इस्लाह ये करूँगा कि पाकिस्तान नहीं भूला, पाकिस्तानियों ने भुला दिया. लेकिन पाकिस्तानियों ने तो शायद अपने आप को पाकिस्तानी होने से भी भुला दिया. ये जो आपका फ़ख्र होता है, आपका ईमान होता है, आपका गयूर होता है, आपकी हुर्मत होती है, आपकी हरारत होती है, आपकी हिद्दत होती है, आपकी हमीयत होती है, ये जो हुब होता है, ये वतन से होता है. जब वतन से नाता तोड़ लोगे तो गैर में और आप में फ़र्क क्या है? तो भुलाया पाकिस्तानियों ने है और गलती है. काश मैं कुछ अरसा और रह जाता हुकूमत पे तो शायद मेरे हाथ से होना था, या शायद मैं अभी भी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि ये मसला ये नहीं कि मेरे हाथ से हो, मसला ये कि हो. तशक्कुर, जिस कौम में तशक्कुर नहीं होगा उसमें तरक्की नहीं आएगी. ग्रैटिट्यूड के बगैर
प्रोग्रेस मुमकिन ही नहीं है। वैल्यू नहीं करते पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को। वैल्यू करते हैं, हम्म। लेकिन हम एक्नॉलेज नहीं करते जिस लेवल पे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इट्स अ गिवन। मैं आपके दफ्तर आया हूँ, मुझे पता है मुझे कोई नहीं रोक सकता अगर मैं सही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान यानी आज़ादी के जो का महवर है ना, कॉन्सेप्ट है, उस न्यूक्लियस को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो मतलब कि है ना, हम आज़ाद हैं क्योंकि हमने उसके लिए कुर्बानी नहीं दी। तो ये बात से मैं आपसे एग्री करता हूँ। हम इस सोच को, इस तशख़्ख़ुस को, ग्रैटिट्यूड को उजागर करने में आई थिंक हम बहुत पीछे हैं और इसकी ज़रूरत है बिल्कुल। ख़ास करके वो 12 लाख जिन्होंने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, मेरा मानना है। बट मैं ये सोचती हूँ कि हम आज की जनरेशन को ये बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग तो आज की जनरेशन है ना, कुछ सालों से उनको जो सिखाया पढ़ाया जा रहा है उसमें उनसे पहले आने वाली जनरेशन का भी तो हाथ है। तो फिर चूक कहाँ हुई? ये मिसिंग पजल का पीस कौन सा है? इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है आने वाले दिनों में, या ये रहेगा ऐसा ही? मेरी दाढ़ी से पता नहीं क्या तासुर मिलता है कि मैं कायदे आज़म की क्लास में था। मैंने ये नहीं जब पैदा नहीं, assumption मैं किया। लोगों को मैंने ये नहीं assumption मैं किया। मजाक में कह रहा मैं हूँ। आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। मैं मजाक में कह रहा हूँ। मैं भी जब पैदा हुआ मुल्क आज़ाद था, लेकिन मैंने तो फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। जो निसाब मुझे पढ़ाया जाता था कमोबेश उसमें हार्डली 20% शायद चेंज हुआ होगा। There's a famous book called The Murder of History by K.K. Aziz. It's a scholarly comparison of syllabus of Pakistan from the 60s until 90s, डॉक्टर दाऊद पोता के टाइम से ऑनवर्ड्स। तो अगर आप जब तक उसका स्कॉलरली एवेल्यूएशन नहीं करेंगे, आप शायद ये प्रोग्राम वो फोरम भी नहीं है, लेकिन आप उसको जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से हमने और ये पाकिस्तान नहीं दुनिया में होता है, इसको कहते हैं लेगेसी नैरेटिव्स। और लेगेसी नैरेटिव्स जो होते हैं वो सेट ऑफ स्टोरीज होती हैं जो आपके मुल्क में आपकी नेशन के लिए, आपकी पॉपुलेशन के लिए, आपकी सिटीजनरी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है टू क्रिएट इंट्रिंसिक प्राइड। ये एक दुनिया में होता है। दुनिया में तो यहाँ तक होता है कि सुपरमैन, बैटमैन और कैप्टन अमेरिका क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि उनके पास तो रियल हीरो ही नहीं होता। क्योंकि उनकी हिस्ट्री में जाएं तो उनकी हिस्ट्री तो थग्स पे मबनी थी, क्योंकि उनको तो यूरोप से निकाल कर सज़ा के तौर पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भेजा गया था। आपके पास तो 7,000 साल पुरानी ज़मीन है, आप तो अमीन हैं, आपके हीरोज़ की लिस्ट ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर आप ना जानना चाहें तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। जहाँ तक निसाब की बात है, आज भी किताबें मौजूद हैं और बाकी जुस्तजू तो आपकी है। लेकिन क्यों आएगी जुस्तजू एक 20 साल के इंसान? क्यों ना आए? अगर आप घर में देखेंगे तो आएगी। तो एग्जैक्टली, तो ये बात हुई ना, तरबियत तो फिर पीछे और से तालीम दोनों। तो थोड़ा सा तरबियत पीछे पहले है ना, तालीम थोड़ा बाद सा में। पीछे का जो हम सब लोग हैं, हम सबको भी ओनरशिप लेनी पड़ेगी ना कि आज नहीं, ओनरशिप लेने की बात क्या है, ये तो हकीकत है। मैं आपसे पूछूं आपका नाम राबिया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, आप कहेंगी हाँ, मुसलमा हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी। अब बात ये फिर करनी चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो शर्मिंदा हैं अपने पाकिस्तानी होने पे। मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मेरे पास आपके ख्याल से अपॉर्चुनिटी नहीं थी बाहर का पासपोर्ट लेने के लिए? थी ना, क्यों नहीं है? मैंने तो झूठ नहीं बोला कि मैं लिख दूं ऑन पेपर मैं वहां हूं। मैं झूठ क्यों बोलूं? एक नेशनैलिटी के पीछे झूठ, और नेशनैलिटी है तो सही, ये हो जाएगा मुल्क में, वो हो जाएगा, जो होगा ना 25 करोड़ लोगों के साथ होगा, मैं अकेला नहीं हूं। वो बड़ा मजेदार किस्सा है लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, जस्ट एज टू एक्सप्लेन टू योर ऑडियंस। को किसी के यहाँ औलाद नहीं होती थी, किसी को बाबे शाबे, उसने कहा जी फलां बाबे के पास चले जाओ, वो दुआ करेगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, औलाद हो जाएगी। उसने कहा अच्छा, वो बहुत अमीर आदमी था। इवेंचुअली जी वो एक बाबे के पास चला गया, और प्रॉपर बाबा, देखने वाला नहीं, प्रॉपर वाला। तो जो प्रॉपर बाबा था उसके पास गया, उसने कहा बाबा मुझे औलाद चाहिए। उसने कहा हो जाएगी। उसने कहा ओ बाबा वो चाहिए अभी बेटा। उसने कहा अच्छा। उसने कहा हो जाएगी। तो बोलता बाबा आप ये कर दें तो बस बताएं, मैं आपके लिए जो कहेंगे। उसने कहा अपनी सारी दौलत बांट दे। वो एकदम वो कहता है वो बुढ़े पागल हो गए, अगर मैं सारी दौलत बांट दूंगा तो अपने बेटे को खिलाऊंगा क्या? तो वो बाबा हंस पड़ा। उसने कहा कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसको खिलाने की फिक्र है।
रब तो वो है कि पत्थर के अंदर पड़े कीड़ी को भी रिस्क देता है। ये जो ईमान में बात कर रहा हूँ, जो आपकी वतनियत होती है, ये भी ईमान का हिस्सा होता है, आपके पर्सनल ईथॉस का, बिलीफ्स का हिस्सा होता है। लेकिन जाहिर बात है जब घर में ये बात नहीं होगी, जब घर में बैठ के ये हो रही होगी कि हाँ जी देखो चलते हैं, या फला फूफा चाचा वहाँ हैं चले, तो फिर ये एक परसेप्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, हिजरत करना बहुत अच्छी बात है, जाएं, बाहर जाएं। अच्छा आप डॉलर्स भेजेंगे, इस मुल्क को एक्सपैट्स पाकिस्तान को पैसे देते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। आप हैं उनमें, आप जैसे बहुत हैं, और आपके देखने वाले बहुत होंगे। जब पहली बारिश के बाद मट्टी की धनक, उसकी खुशबू आए ना, और आपको महसूस कर जाए, तो समझें आपको वतन से मोहब्बत है। That's true. उसकी तो खुशबू की बात ही कुछ और होती है। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी इससे पहले कि मेरे ऑडियंस ये गलत समझे, मैं ये नहीं कह रही कि आजकल की नौजवान जो हैं वो पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदा हैं या इस तरह की बात। थोड़ा सा हुब्बुल वतनी का जज्बा, जैसे हम बात कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड या कमी नज़र आती है, या लगता है कि फॉर ग्रांटेड दिया जा रहा है, या वो उस कुर्बानी का एहसास कम नज़र आता है जो दी गई थी पाकिस्तान बनने के लिए। तो इसलिए हम एक जस्ट कॉन्वर्सेशन हो रही थी, आई डोंट वांट टू अज्यूम फॉर एवरीवन कि हम बोले कि ओ आज ऐसा नहीं है। और ऐसे हैं भी पाकिस्तान को, कई मेरी वॉल पे आके फेसबुक पे बड़ी बड़ी ऐसी बातें लिखते हैं कि दिल दुखता है। अपने लिए नहीं, उनके लिए दुखता है कि वो ऐसा सोचते हैं। क्या इस देखे ना, जमीन है ना, उसके लिए ऐसा कह रहे, जो आपके लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकती है कि आपको ये मौका फराहम करे कि आप अपनी मर्जी से चल फिर सके, बिल्कुल इज्जत से कारोबार कर सके। ये जो गुफ्तगू हो रही है वो भी, उसका मकसद भी है कि एक हल्का सा रिमाइंडर कि ये बड़ी जिसको बात है कि होना आप इस होगा, जगह पे चल सकते जिसको हैं। होना होगा, जिसको नहीं होना, ये सब फरसूदा बातें हैं। उसके लिए ये मैटर नहीं करती, बिकॉज उसने ढूंढना ही उसके अंदर से वो आंसर है जो उसके बिलीफ पे कोइंसाइड करता है, वैलिडेट करता है। अगर ये बातें उसकी सोच के बरअक्स है तो उसको निहायत बुरी लग रही होंगी ये, और होता है ऐसे। और हमारे अंदर ये बर्दाश्त होनी चाहिए कि अगर, क्योंकि देखें पाकिस्तान जो है, मेरे नाम तो रजिस्टर नहीं है, आपके नाम भी नहीं है, हम सबका मुश्तरका है, लिहाजा स्टेक होल्डर हम सब हैं। बिल्कुल। हाँ, तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, मेहनत दयानत की ज़रूरत है। एक पोस्ट मैंने पिछले दिनों अपनी लगा दी। मैं जिस गाड़ी में जा रहा था इस्लामाबाद, एक्साइज वालों ने उसका चालान कर दिया 23,000, मेरी नहीं थी, किराए की थी। तो मैंने खुश होकर वीडियो बनाई कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो होनी चाहिए, ये तो हर चौक पे होनी चाहिए। जब इतनी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं तो रोड टैक्स क्यों नहीं देते? इतना फ्लैक आया कि खा जाता। रोड टैक्स को रेवेन्यू टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स पे ले गए। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तभी तो आज आप कशकोल लेके IMF के पास जाते हैं। गयूर कौमें ये नहीं करती। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नेवर बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, नो मैटर कौन आके हुकूमत बना ले। एंड में जब कशकोल उठा के ही जाना है तो आप PM हो, मैं हूँ, फर्क क्या पड़ता है? एंड में तो मांगना ही है ना। मांगना क्यों पड़ता है? जब रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना, टैक्स कलेक्शन, वो गवर्नमेंट का नहीं, सिटीजन्स का फेलियर होता है। ये मेरा आपका फेलियर है, हुकूमत का नहीं है। हाँ, चेक्स रखें, बेहतरी लाएं, रिफॉर्म्स लाएं, डेमोक्रेसी को फलने फूलने दें, स्ट्रिक्टर लॉज लाएं, स्ट्रिक्ट हों। तो जिसने मानना है इन चीज़ों को मानना है, वरना बहाने, हिवले बहाने। इतना फ्लैक आया मेरी इस वीडियो पे, उसको कहाँ से कहाँ ले गए, खा जाते हैं, पी जाते हैं। मैंने कहा भाई ये रोड टैक्स की बात हो रही है, इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा, मैं इस पे कहने पे मजबूर हो गया कि आप ना दे टैक्स यार, मुझे तो देने दे। बोला क्या मिलता है तुम्हें इससे? मैंने कहा मुझे बेहतर रोड मिलती है, मुझे ब्रिजेस मिलते हैं, अंडर पासेस मिलते हैं। लाहौर में आए दिन नई सड़क बन रही है। कहाँ कराची इतना आगे था आज, और 60s में भुट्टो साहब के ज़माने में एक वज़ीर ने लाहौर के बारे में कहा था, इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज और इट्स द बिगेस्ट विलेज, समथिंग लाइक दैट। और आज जाके देखें रिवर्स हो गया। तो एनीवेज, तो ये बट आपकी मैं अप्रिशिएट ये करता हूँ कि
being someone who does interviews with artists or people who come on television, मैं तो फैन हो गया हूँ आपका, आई एम सीरियस, आई एम योर फैन. आपने इतना टाइम लगाया इस मुल्क के लिए किया, मेरे लिए नहीं किया. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके फॉलोअर्स 15 मिनट 20 मिनट तो देख पाएंगे कम से कम ये प्रोग्राम. लग रहा है उससे ज़्यादा देख पाए. आई एम होपिंग फॉर कमेंट्स से हमने 1 मिनट भी स्किप नहीं किया. ऐसे भी होंगे praying for those और guys. ये आपका सक्सेस है और आपका शुक्रिया. And I'm indebted to you for this नहीं, time you've आपका- given to this नहीं, subject. ये आपकी मेरे जैसे तो लातादाद आए और लातादाद आते रहेंगे. We don't matter in the larger scheme of things. It is people like you who have these forums जो कि अपना हिस्से की contribution, सारा मस्ती मजाक करें, जो मर्जी करने का, थोड़ा सा वक्त. जी. जैसे पेब्रा के ऑर्डिनेंस में है ना कि हर चैनल 10% सोशल सर्विस को देगा, जो हम नहीं देते. एज सच यू वन माय हार्ट. नहीं, ये आप बहुत काइंड हो रहे हैं कि बोला आई फेल्ट व्हेन आई वाज लिसनिंग टू योर डिफरेंट इंटरव्यूज दैट ये एक सब्जेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है. हाँ, मुझे हम लगा सब- कि इस पे हम बात कर सकते हैं. हाँ. और ऐसी बात कर सकते हैं जो शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी. जी. मैं भी जब ये बात सुनती हूँ, जब लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से क्या मिला, या जब लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान छोड़ के जाना है, हाँ. तो मुझे थोड़ा तकलीफ होती है. और मैं कहती हूँ हमने क्या किया पाकिस्तान के लिए. बेशक ऐसे. तो मैं ये क्वेश्चन कहती हूँ जो भी है, इट्स अनदर डिबेट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जी. पाकिस्तान में क्या किसके साथ हो रहा है. और आपने भी बोला टैक्स कहाँ जा रहा है, वो भी एक और डिबेट है. इस तो पे मैं उसमें हम- ऐसे बोलना चाहूँगा अगर आप अलाउ करें. जी मार्क ट्वेन ने बड़ा खूबसूरती से इसको समराइज किया, द ग्रेट अमेरिकन ऑथर. उसने लिखा कि पेट्रियोटिज्म इज डिफेंडिंग योर कंट्री ऑल द टाइम जी एंड योर गवर्नमेंट ओनली व्हेन इट डिजर्व्स इट. कितनी खूबसूरत तरीके से उसने पैराफ्रेज किया. तो मुल्क को हुकूमत से, हुकूमत को रियासत से, ये इंटरचेंजेबल नहीं है. एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स, ये सिस्टम समझना पड़ेगा ना आपको. 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट समझना. पढ़ते हम है नहीं. जो एक नई चीज़ आई उसके ऊपर हम शुरू तस्दीक किए बगैर, और ये गुनाह है. इट्स अ सिन कि आप बगैर तस्दीक किए किसी वस्फ से, किसी बदगुमानी को या अपना लें या आगे ले जाएं. तस्दीक करें. फिर मुझे ये भी लगता है आप अपना काम तो करें. जी बिल्कुल. अपनी आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करें ना. बिल्कुल. बाकी मैं गलत कर रहा हूँ 50 to 60% भी कर लें. ये तो देखें, ये तो फिर आइडियल है अगर आप वो करेंगे जो सब कर रहे हैं. तो मेरे तो फिर तो मुझे रिश्वत देनी चाहिए दबा के. फिर तो मुझे दबा के झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि सब मेरी फिर एक्सक्यूज ही होनी चाहिए. सब कर रहे हैं तो एक मेरे ना करने से क्या होगा. कहते तो सब यही है ना. दिस इज तो आप कम से कम आप वाली बात आप सबको छोड़ दें. वो बड़ा खूबसूरत इन कॉन्टेक्स्ट शेयर है कि हुई मोहब्बत रब दे नाल झुम भुलिया गुम, पागल पागल लोकी आखण भुलिया आहो आहो आख. उनके पागल कहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है. तुम तो घूम जो रहे हो, तुम तो वहादत में उसकी वहादानियत के लिए घूम रहे हो. ये तुम्हें दुनिया वाले पागल कहते हैं, कहने दो. तो आप अपना काम करें. बिल्कुल. आई एग्री विद यू. सो विल रैप अप विद मैं हाँ जी. आसिफ अंकल जी. माशाल्लाह से बहुत पज़िराई मिली हाँ आपको. मतलब आसिफ अंकल कैसा रिस्पांस था आपको भी पता, बड़े मैसेजेस बहुत बाहर जाते ज़्यादा. थे. कोई इंटरेक्शन हुआ किसी का या क्या? बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी तक हो रहा है. कोई किस्सा सुना पीपल सकते एक्चुअली हैं? राइट एंड से दे मिस मी. हाँ. किस्सा क्या सुनाऊं, मुझे 3-4 शादी के प्रपोजल आ गए. ओके. Serious, yeah. बड़ा cute and embarrassing both. आई थिंक दैट्स क्यूट. It's cute and Yeah. embarrassing. ओके. एम्बैरेसिंग क्यों है? Shy कह लें. I felt embarrassed, like in a shying way. ये मतलब वो क्या मतलब अजीब बात है. आप अभी भी एक विलन का कैरेक्टर को आप कह रहे हैं शादी का. और वो लड़कियां बड़ा माइंड में उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली कहा. और मुझे हंसी आ रही है कि यार अगर मैं आपको इतना पसंद हूँ तो ऐसी मुझ में क्या खामी दिखी आपको लगता है मैं अभी तक सिंगल होऊंगा. ये मुझे समझ नहीं आई. If I have everything right about me, how do you believe the fact that I'll be available? You know, but But ये that's बहुत cute. also चले बड़ी लंबी मेरी और आपकी गुफ्तगू हो सकती है इस पे भी. बट है मैं पे जब आपने ये जी. कैरेक्टर लिया, जी. ऑल्दो आप खुद नहीं चूज करते अपनी जी. स्क्रिप्ट, आपकी जी. असिस्टेंट फरा जो है वो फरा करती है. जी. लेकिन फिर भी जब शुरू भी किया तो आपको कोई अंदाजा था कि इतना पसंद किया जाएगा ये कैरेक्टर, लोग इसको इतना लुक फॉरवर्ड देखिए करेंगे देखने के नहीं लिए? नहीं मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था. लेकिन सेट पे मौजूद, मैं नाम नहीं लूँगा वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा,
ایک تو یہ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جتنا ایکسپیرینس ہے، جتنی پروڈکشن ہاؤسز بگ اسمال جتنے میں نے آج تک پروجیکٹ کیے ہیں، میرا بگ بینگ کے ساتھ یہ بگ بینگ بننے کے بعد فہد مصطفیٰ پروڈکشن بگ بینگ بننے کے بعد پہلا تھا. فہد مصطفیٰ پروڈکشن جب شروع ہوئی تھی میں نے اس کے لیے فری کیا تھا، اس کا پہلا پروجیکٹ تھا. اس کے بعد میں نے یہ پہلی بار کیا. آئی ہیو ناٹ کم اکراس اے پروڈکشن ہاؤس ایز پروفیشنل, as amazing as these guys. And I'm very matlab hard on people in the sense mere taqaze expectation bahut professional hoti hai, and they met all your expectations, اور they were the best. چلیں تو ایک تو hats off to them. دوسرا یہ کہ سیٹ پہ مجھے ایک دو لوگوں نے جب کچھ ہفتے 10 دن کی شوٹ ہوئی تو ساتھ ساتھ ایڈٹ ہو رہا تھا، تو اس نے آ کے کان میں کہا کہ سر آپ کی اسکرین پریزنس بہت بڑی ہے. میں نے دل میں کہا اس کو مجھ سے آج 1-2 گھنٹہ اوپر رکوانا ہے اس لیے کہہ رہا ہے. لیکن انسان ہوں. 3-4 دن بعد میں اس کے بعد میں کہا تم صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ میں نے کہا یار کیریکٹر تو عجیب ہی ہے، نیگیٹو کیریکٹر ہے، باپ بنا ہوا ہے، بیوی مری ہوئی ہے، بڑا ڈرائی قسم کا کیریکٹر ہے. نہیں سر آپ بے فکر ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. اسٹارٹیڈ دا کرو. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ کیریکٹر میں بدر جو کہہ رہا تھا ہی واز رائٹ. ان کا ہیڈ جو تھا ارسلان وہ ہی واز رائٹ. یہ بیچ نہیں رہے تھے مجھے، دے بلیوڈ ان اٹ. فرا جو کہہ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی. اور یہ کتنی بار آئی کہتی ہوگی سی آئی ٹولڈ یو، وہ آج تک جتا رہی ہے. وہ پتہ نہیں اسکرین شاٹس بھیجتی رہتی ہے واٹس ایپ پہ، فلاں وی لاگ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں فورم نے یہ کہہ دیا، جو بھی کمیونٹیز ہیں یہ کہہ دیا سر یہ ہو گیا. اور وہ obviously لائک ریمبر آئی ایم دا ون. تو وہ تو نمبر بڑھواتی ہے اپنے اور صحیح کرتی ہے ایکچولی، اور میں مانتا ہوں. صحیح بات ہے. سو آئی تھنک اسپیس کیسے کریٹ ہوئی، آئی تھنک رائٹر میں بھی، بٹ میرے نزدیک رائٹر نے اس کیریکٹر کو اتنا بڑا دیکھا نہیں تھا. میرا ماننا نہیں ہے جتنا یہ ایوالو ہوا ہے بیکاز آف not because of me. Anybody who could have played it true to the essence of what that character was, and the director gave him that space کہ وہ یہ کر پائے، اور لہٰذا یہ اس لیے پاسبل ہوا. ہاں جی. سو اٹ ورک لائک میجک. الٹیمیٹ کمبینیشن یہی ہوتی ہے نا کہ ڈائریکٹر آپ کو الاؤ کرے کہ آپ ڈائلاگ بدل دیں، الفاظ کو بہتر. جب آپ کی اور زیکا کے کچھ شارٹس اور سے کبھی ہنسی آتی تھی کہ کیسے کچھ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے ہمیں بڑی انٹرسٹنگ لگتے تھے. وہ دروازہ جو بند ہو رہا تھا، نہیں اس وقت لگا ہی نہیں تھا کہ ایسے میمز بنیں گے. اور خود جب فاسٹ فارورڈ دیکھے تو واقعی لگ رہا تھا وہ صحیح ٹپ 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 ٹپ، اور وہ لگ رہا تھا یہ کدھر میرے پیچھے ٹک 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 کر کے زیکا چل رہی ہے. نہیں سوچا نہیں تھا اس وقت، بیکاز اس وقت آپ اس موڈ میں ہوتے ہیں جس میں آپ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، سوچ رہے ہوتے. بٹ ڈیڈ یو فیل ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کہ میں کا کوئی پرپس تھا ڈرامے کا، یا بائی دا اینڈ آف اٹ جب نو اٹس اے انٹرٹینر اس کا یہی. ہاں اس میں سب لائن تو یہی ہے کہ آپ کی جو فالس ایگو ہے، یہاں لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں ایگو کو. ایگو ہونی چاہیے، انا جو ہے خود ہی ہوتی ہے. ایگو از خود ہی. انا تو بہت اچھی چیز ہے، جھوٹی انا نہیں ہونی چاہیے، فالس ایگو نہیں ہونی چاہیے. اقبال تو پڑھا کے ایگو گئے تھے خود ہی کا، اور خود ہی ہوتی تو ہم کتنی غیور قوم ہوتے. تو یہ سب لائن میسج تھا. اسٹوری کے اندر میرے اپنی پرسنل آبزرویشنز اور ریزرویشنز ہو سکتی ہیں جو کہ ہونی چاہیے. لوگوں کو پسند آئی. لوگ جو کانٹینٹ کی بحث ہوتی ہے آج ہوتی ہے یہ کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی تھرو آؤٹ، وہ آڈینس کے ویوز پڑھ کے آئی کہ یہ ساس بہو تو دیکھی تھی، سسر بہو پہلی بار دیکھ رہے ہیں. اور میں I smiled to that، میں نے because I had never seen it from that perspective. تو بڑا مزہ آیا، ریفریشنگ لگا مجھے کر کے. اس نے اپنا پرپس کیا، اٹ واز این انٹرٹینر. اس نے ایک چیز اچھی کی کہ اس کی اینڈنگ مجھے آدھے لوگوں کو نہیں پسند آئی، آدھوں کو مجھے پسند آئی، کہ انہوں نے ایسے موڑ پہ ختم کیا ہے کہ انجام برا ہوتا ہے. اس میں اچھا ہونا نہیں چاہیے تھا. ہم یوز ٹو ہیں اچھا دیکھنے کے. دوسرا مجھے اینڈنگ اس لیے اچھی لگی کہ اتنی اوپن اینڈیڈ چیز کی کنکلوژن کا مطلب ہوتا ہے یو کین آلویز پک اپ دا پین اینڈ رائٹ اے سیکول.
इनकंक्लूसिव कंक्लूजन के अंदर जी इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ वैरायटी। हाँ जी, हाँ जी। तो डिपेंडिंग के अब देखें ना, चैनल की बड़ी से होती है, आपके साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं, प्रोडक्शन हाउस के, राइटर आपसे खुश है परफॉर्मेंस है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, कल को हाइपोथेटिकली सीजन 2 बनता है, ताल्लुकात बुरे हैं तो पहला सीन ही आसिफ साहब का जनाजा पड़ा हुआ होगा से शुरू हुआ। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पहले जी इसको तो फारिग करो ना, यानी असी तंग आ गए नो कास्ट करके। अच्छा हो तो शुरू ही उससे करें कि अब वो अकेला था तो क्या हुआ। बट एंडिंग मुझे बहुत क्लेवर और अच्छी लगी। तो हम होप कर सकते हैं मैं 2 के लिए? मैं ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से इट ऑन देयर बिहाफ, दैट्स देयर। आई एम श्योर नंबर वाइज बहुत अच्छा किया उन्होंने जो मैंने पढ़ा है। मैं एज अ क्रिएटिव, मैं ऑब्वियसली अच्छा नहीं समझता कि मैं शेयर करूं ऐसे पोस्ट्स जिस पे रेटिंग लिखी है। वो मेरा काम नहीं है, कमेंट्स हो रहे हैं मेरा काम नहीं है, वो मार्केटिंग का काम है। मेरा बनता नहीं है कि मैं शेयर करूं एज एन एक्टर। नहीं, आई थिंक वैसे ही जितने कमेंट्स हो रहे हैं, जितनी अप्रिसिएशन आपको मिल रही है, जगह जगह नजर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वही इज अ प्रूफ ऑफ इटसेल्फ के माशाल्लाह से लोगों को कितना आपका कैरेक्टर पसंद आया। इनकी मेहरबानी है इन सब की। और मैं तो इनबॉक्स में जवाब दे रहा होता हूँ लोगों को। अच्छा, मजे की बात है, मुझे एकदम लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों इनबॉक्स में जवाब दे रहे हैं? इनबॉक्स में जवाब दे रहे हैं? ओहो, सेलिब्रिटीज नहीं देते। अच्छा, मुझे बुरा लगा कि एक तो मुझे बुरा लगा क्या मुझे सेलिब्रिटी कह रहे हैं। मतलब क्या है कि कोई मैंने कुछ अर्न किया है जो पहले नहीं था? ये कैसी बात है? और दूसरा, कोई मुझे अपनी जिंदगी से वक्त निकाल कर ये अहमियत दे रहा है। बिल्कुल। आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज वक्त है, वो मुझे अहमियत दे के मुझे कोई अच्छी बात लिख रहा है। बिल्कुल। और मैं ये कहूँ कि मैं छोटा हो जाऊंगा अगर मैंने उसको जवाब दे दिया और फौरन जवाब दे दिया, तो मेरे से बड़ा लूजर कोई नहीं है। कैसा फारिग आदमी है। अगर देना भी है तो फिर 3-4 दिन बाद, तो इसका मतलब है आप बहुत बिजी हैं। तो हम इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकल पा रहे ना। मैं तो दे देता हूँ क्योंकि मैं तो एक्नॉलेज करता हूँ, और इसमें सच है कि अगर आज मैं आपके इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मैं अपनी वजह से ज़्यादा इनके रिमाइंडर की वजह से बैठा हूँ। इन्होंने रिमाइंड कराया आपको कि आप मुझे बुलाएं, तब आपने बुलाया, और ये सच है। मैं तो वही था पहले भी। इन्होंने उठा के मुझे सबको कहा कि हेलो उठो, देखो जहद फर्क है ना, डिमेंशन फर्क है, लेकिन ये लोग थे। तो यार इन लोगों को मैं जवाब भी ना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, I completely I understand. get agree, and I'm overwhelmed. so I happy get to hear this. overwhelmed. I Yeah. get overwhelmed. I get Mashallah. drained, exhausted. बट मैं कहता हूँ कि यार विद इन 3 days जवाब जरूर देना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फैंस ही तो बनाते हैं आर्टिस्ट को। मतलब अगर, और फैंस ही का तो मोहब्बत होती है, उनकी अप्रिसिएशन और आपको वो इज्जत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। आप भी तो वापस दे। तो मैं एक लिख रहा होता हूँ उनको, नो 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 थैंक यू, आपका शुक्रिया एडमिरेशन का। और वो कह रहे हैं इज इट यू? अच्छा, आधे कहते हैं इट्स यू। लोगों को यकीन नहीं इज आ इट रहा फेक? इज दिस द टीम? बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू। और मुझे नो ऑफेंस, हर एक का अपना तरीका है जिंदगी को। मैं ये कह रहा हूँ मुझे जो फेस करना पड़ रहा है, एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट, आप वाहिद हैं जिसने हमें जवाब दिया। दिस डू यू नो दिस इज आवर फर्स्ट रिप्लाई। और वो उसकी स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करते हैं। मुझे खुशी नहीं होती, मुझे अफसोस होता है। जब हम क्लास डिवाइड की बात करते हैं, तबकाती निज़ाम की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये भी तो इनइक्वालिटी है कि आप मुझे सलाम करें, मैं मुड़ के जवाब ना दूं। जो बंदा आपको इनबॉक्स में भी कर रहा है, या तो फिर आप इनबॉक्स पढ़े ही ना किसी का भी। जानने वाले का जिस पे ब्लू टिक लगा है वो पढ़ लेंगे आप, उस पर रिप्लाई भी कर देंगे। ये इनइक्वालिटी है। अगर आप चले ये तो मान लें, अगर सेलिब्रिटी कॉन्सेप्ट को मान भी लेते तो चलें, फिर जब आप जो होते हैं कभी नहीं भी तो होते, तो अपना वही वक्त याद कर लेकर। वो कहते हैं कि दुनिया एक पहिए की तरह चलती है कि तो जब तुम एक चक्कर में ऊपर आओ तो नीचे वाले का हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें उसके हाथ की जरूरत पड़ेगी। तो इफ यू नेवर लूज साइट ऑफ योर ह्यूमिलिटी, यू बिकम अ बेटर पर्सन। एंड आई थिंक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, Asif uncle is here with Rabia because of your love and admiration. Otherwise, she wouldn't give me time of her life. बादशाह बेगम से भी बात हुई भी है, ऐसे तो नहीं। बिल्कुल ऐसा है। This is my second visit. But thankfully,
آپ نے ٹائم نکال کے مجھے اکیلا بات کرنے کا موقع دیا بالکل. ورسز لاسٹ ٹائم. جی اس وقت بھی ہوتا وہ لاجسٹکلی پاسبل نہیں ہوا تھا, لیکن یہ نہیں آپ شکوا کر سکتے کہ ہم آپ کو پہلے نہیں ہم نے لفٹ کرائی, بٹ بیچ میں آپ نظر بھی بہت کم آ رہے تھے. شناز کے ٹائم بھی ہمارا پلان تھا, اس میں بھی آپ کا رول بڑا اچھا لگا, بٹ کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکا. بٹ شکریہ آپ کا بہت بہت. آئی نو یو آر ہیئر آن اے شارٹ ٹرپ اینڈ آپ کی شوٹ بھی چل رہی ہے, اس میں آپ نے ٹائم نکالا ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہم سے کانورسیشن کی ہے. وی ریئلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو فار ہیونگ می اینڈ تھینک یو فار لسننگ ٹو می. چلیں آپ اپنا بہت خیال رکھیے اینڈ ہوپ فلی آپ ابھی بھی شوٹ پہ ہی آئے ہوئے ہیں تو ویل کیپ سینگ یو انشاءاللہ تعالی اسکرین پہ ان ڈفرنٹ رولس. انشاءاللہ. چلیں اپنا خیال رکھیے. وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو.